So, good morning and a very, very warm welcome to all of you. Hello, Satyam. Good afternoon. तो आई थिंक हमारी ये क्लास बच गई थी कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस शेड्यूल थी थर्सडे को बट वी कुडंट डू इट बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लिच. जी एकदम बढ़िया संजीत, एकदम बढ़िया. हेलो जारा, हेलो श्रवण, हेलो धनश्री, हेलो राकेश, गुड आफ्टरनून. हेलो अनुज. ठीक है, तो अब इसमें क्या है, अगर आपने पहले मेरे लेक्चर्स देखे हैं, ठीक है, मतलब ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन्होंने मेरे पहले के लेक्चर्स देखे हैं. तो मैंने इससे पहले बैच में जब भी कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस पढ़ाया है, ठीक है, तब तक कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक बिल ही था, ठीक, जो कि 2019 में आया था. 2019 में आया था, ठीक. और इस बिल के ऊपर हम डिबेट कर रहे थे कि क्या इसमें सही प्रोविजंस हैं, क्या इसमें डिफरेंसेस हैं, क्या क्या फर्क नजर आ रहा है इसमें, ठीक. और इस पर स्टैंडिंग कमेटी जो थी, स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी लोकसभा की, और स्टैंडिंग कमेटी इस पर अपने रिकमेंडेशंस दिए कि क्या क्या इसमें बदलाव होने चाहिए, ठीक. उनको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ माने सुझाव स्टैंडिंग कमेटी के, और 2020 में बिल दोबारा से इंट्रोड्यूस किया सितंबर के महीने में. 2020 में दोबारा से बिल इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और इसे पास कर दिया सितंबर के महीने में. तो सही मायनों में आप देखें तो सर आज के समय में ये बिल नहीं है, इट इज मोर लाइक एन एक्ट टुडे. अब ऑब्वियस सी बात है कि इससे पहले जब भी मैंने लेक्चर्स दिए सितंबर महीने से पहले लिए थे, तो उस समय तक मैं आपको 2019 का ही बिल पढ़ा रहा था, राइट, आपको चेंजेस बताए थे. तो अगर आपने पहले के लेक्चर्स मेरे अटेंड करे हैं तो यहाँ तक का तो कार्यक्रम मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है. लेकिन अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो इसमें कुछ आपको एडिशंस देखने को मिलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, ठीक है. जैसे कि 2019 के बिल में 300 की लिमिट रखी हुई थी, अगर आपने देखा हो ध्यान से सुनाओ, 300 वर्कर्स की लिमिट रखी हुई थी, ठीक है. अब 2020 में उसको लिमिट को फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर 300 ही कर दिया और साथ में कंडीशंस कुछ और लगा दी, राइट, कि गवर्नमेंट इसको नोटिफिकेशन के थ्रू ऊपर ही बढ़ाएगी, नीचे नहीं, कम नहीं कर सकती. तो ऐसे कुछ कंडीशंस देखने को मिलेंगी. तो ध्यान से सुनिएगा कि 2020 में जो हमारा पास एक्ट है उसमें एग्जैक्टली अब क्या प्रोविजंस आए हैं, ठीक है. काफी हद तक तो 2019 वाले बिल के जो प्रोविजंस है वही लोगे, है ना. जैसे कि नेगोशिएटिंग यूनियन की बात करी तो नेगोशिएटिंग यूनियन वही दिखाई देगा, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में कुछ एक आध प्रोविजन बदल सकता है. जैसे कि 75% का प्रोविजन था, 75% वर्कर्स होने चाहिए उसका प्रोविजन था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, नेगोशिएटिंग यूनियन आपका 51 पे भी बन जाएगा, ठीक है. पुलारी बेटा मैंने पहले ही बताया ये हिंदी का बैच है, हिंदी में ही बात करूंगा, ठीक. In case you want the lecture to be in English, the point is you will have to take classes in the English batch. मुझे बोलने में कोई समस्या नहीं, लेकिन समस्या समझिए कहाँ है, कि जितनी ऑडियंस बैठी है, the entire audience is basically has come up thinking that it is a Hindi batch, right? So if it is Hindi batch, I will speak in Hindi. Okay? और प्लीज हिंदी इंग्लिश मत करना. क्या मेरी इतनी बात क्लियर हुई? फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ स्टूडेंट्स अपने पुराने देख सकता हूँ, राइट. सो अगर आपने पहले क्लास करी है तो इस बात को ध्यान में रखना कि इसमें कुछ एडिशंस आपको देखने को मिलेंगे. अगर आपने नहीं करी है, आप बिल्कुल ब्लैंक स्टार्ट कर रहे हो मेरे साथ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. फिर तो क्या है, मैं आपको पहले के ही बताऊंगा, राइट, कि पहले कुछ ये प्रोविजंस थे, फिर 2019 में ये कुछ चेंजेस किए, और 2020 एक्ट में एग्जैक्टली ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना. ओके, अंडरस्टूड. शैल वी स्टार्ट देन? शैल वी स्टार्ट?
ग्रेट। तो कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस या ये चारों ही कोड्स ये क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है? सी द लॉजिक बिहाइंड 4 लेबर कोड्स, और मल्टीपल जगह मेंशन किए हैं सर। तो ये मान के चलना कि कोड्स में से सवाल तय है, कोड्स में से सवाल आना तय है, ये बात पक्की है। ईपीएफओ के एग्जाम में मल्टीपल जगह कोड्स को मेंशन किया है। कल मैं लेबर इकोनॉमिक सर्वे का हम लोग मैं और कुंवर सर जो है पूरा का पूरा एनालिसिस देख रहे थे, हम लोग हाइलाइट्स देख रहे थे, वहां पर भी इसने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करी और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है कोशिश करी है स्ट्रीमलाइन करने की लेबर लॉज को बाय ब्रिंगिंग देम कंसोलिडेटिंग देम इनटू 4 लेबर कोड्स। ठीक है, इसका मतलब इसको एक बहुत बड़े रिफॉर्म की तरह से दिखा रहा है या प्रोजेक्ट कर रहा है कि एक बहुत बड़ा रिफॉर्म जो है गवर्नमेंट ने किया है। तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ से सवाल आना तय है, और आपसे ये भी पूछेगा, अगर आप इंटरव्यू पहुंचते हैं तो ये भी पूछेगा कि इसके पीछे लॉजिक क्या रहा। तो लॉजिक बहुत सिंपल है कि हमारे पास अगर देखें लेबर का मुद्दा जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, और कॉन्करेंट लिस्ट होने के बाद जो है सेंटर और स्टेट दोनों ने मिलकर कानून बनाए हैं। और मैंने आपको बताया ही है क्योंकि लेबर अपने आप में वोट बैंक को भी प्रोजेक्ट करता है, राइट, देश के नागरिक हैं, सिटीजन हैं। तो सेंटर ने भी यहाँ पर कानून बनाए हैं, स्टेट ने भी कानून बनाए हैं, और बहुत एक्सेस में कानून बनाए हैं, राइट। तो आप अगर देखेंगे तो सेंटर ने कुल मिला के अप्रॉक्सीमेटली 40 से ज़्यादा कानून, स्टेट ने कुल मिला के 100 से ज़्यादा कानून बनाए, स्टेट्स ने मिला के, सारी स्टेट्स ने मिला के 100 से ज़्यादा कानून बनाए हैं। ठीक, अब एक ही मुद्दे पर अगर इतने कानून हो, एक ही सब कानून हो, ऑटोमेटिक सी बात है कि कानून जो है आपस में मैच नहीं करेंगे, सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो सबका, राइट। एक कानून कुछ कह रहा है, दूसरा कानून कुछ कह रहा है, राइट। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, कई बार टर्म्स को लेके कंफ्यूजन है, कई बार प्रोविजंस को लेके कंफ्यूजन है। ठीक, तो काफी बार कमिटीज जब भी आई हैं उन्होंने यही कहा है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एंटरप्राइजेस, फॉर न्यू बिजनेसेस टू अंडरस्टैंड दीज लॉज, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हरियाणा में बैठा हूँ तो हरियाणा स्टेट के कानूनों का भी पालन करना पड़ेगा, राइट, कि श्रम से रिलेटेड क्या क्या कानून बनाया हरियाणा स्टेट ने, और सेंटर ने जो कानून बनाया उनका भी पालन करना पड़ेगा। जैसे ही मान लीजिए हम दूसरा यूनिट खोलते हैं, दूसरा यूनिट खोलने जाते हैं पंजाब में, तो अब पंजाब स्टेट के जो है लेबर लॉ से कंप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर वहां पर डिफरेंस है हरियाणा स्टेट के लॉज में और पंजाब स्टेट के लॉज में, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन की प्रोसेस में भी फर्क आएगा। जबकि एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्राइज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत डिफिकल्ट है इस चीज से एडजस्ट कर पाना, राइट। तो इसीलिए बार बार कमिटीज, बार बार जितने भी हमारे पास रिकमेंडेशन बॉडीज आई, सबने यही कहा कि सबसे पहले तो कंसोलिडेशन होना बहुत जरूरी है लेबर लॉज का, और इसी को ध्यान में रखते हुए 4 लेबर कोड्स सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए कि ये 4 लेबर कोड्स होंगे जो बड़े मुद्दों पे होंगे। इसके अलावा हमारे पास जो छोटे मोटे कानून बचे भी हैं, आप देखेंगे धीरे धीरे करके सरकार इन्हें भी स्ट्रीमलाइन जरूर करेगी। ठीक, सेकंड इसमें एस्पेक्ट आता है कि सेकंड नेशनल कमीशन ने क्या कहा है। तो सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर जो कि अपने आप में 2002 में आया था, 2002 में, इसका मानना देखिए क्या है। 2002 में बैठ के कह रहा है कि हमारे श्रम कानून आज के ज़माने के हिसाब से बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत ही टफ हैं समझने के लिए। ठीक, तो आपको ही टफ नहीं लग रहे हैं ये कानून? ये कानून जब कमेटी भी पढ़ने जा रही है, हमारा नेशनल कमीशन ऑन लेबर भी पढ़ने जा रहा है, समझने जा रहा है, तो वो भी मान रहा है कि आज के ज़माने के हिसाब से ये कॉम्प्लेक्स हैं, राइट, आर्केइक हैं, पुरातन हो गए हैं, इनका रेलेवेंस नहीं रह गया, कई बार नंबर्स के टर्म में होल्ड नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कल पढ़ा, सुपरवाइजरी के टर्म में आपने 1600 रुपए की लिमिट लगा दी। अब 1600 रुपए वेजेस किसकी होती है सर महीने की? 1600 रुपीज, बहुत ही कम है नंबर, राइट। सो कई बार ये इनकंसिस्टेंट से दिख रहे हैं, इनकंसिस्टेंट से दिख रहे हैं, ये सुनो। जी, कलाम और सद्दाम कह रहे हैं वीडियो नहीं दिख रहा है। बाकी सब लोगों को भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि वीडियो नहीं दिख रहा है? बाकी किसी और को भी ये समस्या आ रही है क्या? क्योंकि मेरे पास तो सही स्ट्रीम हो रहा है, मैं प्रीव्यू देख पा रहा हूँ, बिल्कुल सही दिख रहा है।
अच्छा, मोबाइल में आ रही है प्रॉब्लम। कुछ कह रहे हैं दिख रहा है, कुछ कह रहे हैं नहीं दिख रहा है। मैं एक बार टेक टीम को इसको रेफर कर देता हूँ, वो देख लेंगे। ठीक, चलो। अगर कुछ इशू है तो आप हमेशा कोर्स पेज पे जाके लिख सकते हो। इनफैक्ट जो डिवाइस होता है उसके रिस्पेक्ट में अगर कुछ चेंजेस करने होते हैं ना आपको सेटिंग्स वगैरह में, तो टेक टीम आपको बता देती है ये चीज़। चलो ठीक है, देख लेंगे वो। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। दैट विद रिस्पेक्ट टू लॉ ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस द कमीशन हैड रेकमेंडेड। ये केवल कमीशन ने रेकमेंड किया था 2002 में जब कमीशन आया था, 2002 में, 2002 में जब कमीशन आया था तो 2002 में कमीशन ने क्या कहा? कमीशन ने कहा सर कि दो तरह के इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लॉ बना दीजिए। दो तरह के, एक वो कानून जो कि ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स पर लगे, ऐसी फैक्ट्रियों पे लगे। एस्टैब्लिशमेंट्स मतलब अब यहाँ पर आप समझ ही जाएंगे इंडस्ट्रियल यूनिट्स की बात हो रही है। ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स जहां पर 20 या उससे अधिक वर्कर्स हैं, 20 और मोर वर्कर्स। अब ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर कंप्लायंसेस थोड़ी ज़्यादा रखी जाएंगी क्योंकि ज़्यादा वर्कर्स का सवाल है, राइट। और जहां पर आपके पास कम नंबर ऑफ वर्कर्स हों, राइट, ऐसे एस्टैब्लिशमेंट ऐसे एस्टैब्लिशमेंट जहां पर आपके पास 19 या उससे लेस वर्कर हों, यहाँ के लिए आप अलग रूप से कानून बनाइए। ठीक, जो कि प्रैक्टिकली थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लग रहा है, मतलब एक ही चीज़ से डील करते हुए दो तरह के लिए कानून कैसे बन जाएंगे, राइट। पर फिर भी नेशनल कमीशन ऑन लेबर का कहना यह था कि अगर आपने फैक्ट्रीज लॉ से डेफिनेशन ले रखी है और सब कुछ उसी पे आधारित कर रखा है, उसी पे बेस कर रखा है, तो यहाँ पर सिंपली आप ये करिए कि 20 या उससे अधिक वर्कर्स कहीं पर भी हैं एस्टैब्लिशमेंट में, तो उसके लिए अलग रूप से कानून हो जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन से डील कर रहे हो। और अगर आपके पास 19 या उससे कम वर्कर्स हैं तो फिर आप ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए अलग से कानून बना दीजिए और वहाँ पर कंप्लायंस बर्डन थोड़ा कम रखिए। थोड़े कानून का जो आप स्ट्रिक्टनेस है और कंप्लायंस है उसको कम रखिए। क्यों? क्योंकि अभी ये बहुत नेसेंट स्टेज में है, अभी ये बहुत ग्रोइंग स्टेज में है कंपनीज, राइट। अगर ये इंडस्ट्रियल यूनिट्स कल को ज्यादा वर्कर्स एम्प्लॉय करती हैं तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला कोड इनके लिए या ऊपर वाला लॉज इनके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक, ठीक, यहां तक बात। तो नेशनल कमीशन ऑन लेबर सिंपली ये बात कह के चला गया। फिर कहता है दैट द लॉ एप्लीकेबल टू एस्टैब्लिशमेंट्स विद 20 और मोर वर्कर्स, it would have, right, that it will apply uniformly to all such establishments regardless of the nature of activity। कि मतलब किसी भी तरह की एक्टिविटी हो, राइट। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर प्रोडक्शन हो रहा है मशीनों के द्वारा, कहीं पर प्रोडक्शन हो रहा है मशीनों के बगैर, ठीक। या फिर कहीं पर हमारे पास पूर्ण रूप से ये देखा जा रहा है कि प्रोडक्शन की प्रक्रिया है लेकिन प्रोडक्शन की प्रक्रिया में काफ़ी हद तक वर्कर्स अलग अलग कैटेगरी के आ रहे हैं, जैसे हमने कल बीड़ी और सिगार इंडस्ट्रीज देखी थी, राइट। तो अगर ऐसी इंडस्ट्रीज भी हैं, अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज भी है प्रोडक्शन से जुड़ी हुई, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ देयर एक्टिविटी, किसी भी तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, राइट, 20 या उससे अधिक वर्कर्स हैं तो यूनिफॉर्मली सारे एस्टैब्लिशमेंट्स पर ये लागू हो। मतलब कि जनरल लॉज की बात कर रहा है, जनरल लॉज की बात कर रहा है ये, कि आप एक जनरल टर्म्स में लॉ डिफाइन कर दीजिए, राइट, इंडस्ट्रियल रिलेशन से जुड़ा हुआ, और उसी रिस्पेक्ट में जो है वो लॉज एप्लीकेबल हो जाए। सेकंड कह रहा है इट शुड सीक टू रिड्यूस गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एम्प्लॉयर वर्कर रिलेशंस बाय एनकरेजिंग कलेक्टिव नेगोशिएशन। कह रहा है हर चीज के लिए सरकार का कानून बनाना या सरकार का इंटरवेंशन जरूरी नहीं है, राइट। आप क्या करिए, आप सरकार का इंटरवेंशन कम करिए और एम्प्लॉयर और वर्कर के नेगोशिएशन को एनकरेज करिए। कैसे? वर्कर के एंड से आप कलेक्टिव नेगोशिएशन के मुद्दे को उठाइए कि ये यूनियंस फॉर्मुलेट करे, ट्रेड यूनियंस इनके वेलफेयर को इंश्योर करे
और कलेक्टिव नेगोशिएशन के थ्रू मैनेजमेंट से बातचीत करके अपना रेजोल्यूशन निकाले, अपना सोल्यूशन निकाले वहां पे। ठीक भाई, ये बेस्ट है प्रोसेस, अपने आप में ये बेस्ट प्रोसेस होगा, ये सुनो राइट। यहां पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सरकार कितनी जगह इंटरवीन कर पाएगी, और सरकार का इंटरवेंशन अगर होता भी है तो बहुत आर्बिट्ररी होगा राइट, डिसरप्शंस कॉज होंगे। तो कह रहा है स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर बनाइए, ट्रेड यूनियंस को ज्यादा महत्व दीजिए, वर्कर रिलेशंस को, वर्कर वेलफेयर को इंश्योर करने में ट्रेड यूनियंस की एक अहम भूमिका है, पूरी दुनिया में देखते हैं हम, और वही चीज आप यहां पर भी इंश्योर करिए। ठीक है, फिर कहता है रिकॉग्नाइज नेगोशिएटिंग एजेंट्स ऑल्सो, recognize negotiating agents to represent the concerns of workers in labor disputes, श्रम विवादों में श्रमिकों की चिंताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए, ठीक, जो वार्ता करने के लिए एजेंट आ रहे हैं, नेगोशिएटिंग एजेंट्स जो हैं राइट, इनको आप रिकॉग्नाइज करना शुरू करिए। ठीक है जी, आई होप मेरी बात क्लियर हुई इतनी यहां तक। मतलब ये कहना था हमारा सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर का। और याद रखिएगा, सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर के बिना अगर आप इंटरव्यू में बात कर रहे हैं तो इसके रिकमेंडेशंस दिए बिना बात कर पाना नामुमकिन सा है। तो एक बार खुद से अपने आप सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर का अलग अलग मुद्दों पर क्या क्या इसने कहा है, यहाँ तो मैंने बस केवल कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस के हिसाब से बताया आपको कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस को सुनिश्चित करने के लिए क्या इनका रिकमेंडेशन था 2002 में। आप हर मुद्दे पर जाके देखिए इन्होंने क्या कहा उस जमाने में, उस टाइम पे, क्योंकि इसके बिना सर आप इंटरव्यू में यू विल नॉट बी एबल टू फेस देयर क्वेश्चंस। ठीक है ना। देन द अदर लॉ विल कंटेन, अभी भी ये रिकमेंडेशन चल रहा है, द अदर लॉ बेसिकली विल कंटेन लेस स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस। वही मैंने कहा कि इसमें जो है कम सख्ती वाले नियम कानून होंगे, प्रोविजंस होंगे राइट, ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ एंड सेफ्टी एंड वेजेस, and thereby there will be less compliance burden on small scale industries। तो कह रहा है जो दूसरा कानून होगा जो 19 और लेस वर्कर्स वाली इंडस्ट्री पे लगेगा, उसके प्रोविजंस इतने सख्त नहीं होंगे, इतने स्ट्रिंजेंट नहीं होंगे राइट, और ये अलग अलग मुद्दों से डील करेंगे, जैसे कि वेजेस हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, हेल्थ एंड सेफ्टी हो गया। तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं थीम का आइडेंटिफिकेशन तो सेकंड नेशनल कमीशन नहीं करके दिया था। आज के ज़माने में हमारे पास जो 4 कोड्स हैं वो इन्हीं 4 थीम्स पे हैं, देखिए ध्यान से, इन्हीं 4 थीम्स पे हैं। तो थीम का आइडेंटिफिकेशन तो सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर नहीं करके दिया था। बस हाँ ये है कि जो ये चाह रहे थे कि 19 से कम के लिए अलग लॉ और 20 से ऊपर वालों के लिए अलग लॉ, ये ना करते हुए सरकार ने हर किसी के लिए, हर तरह के एंटरप्राइज के लिए लॉ का फॉर्मुलेशन किया है। ठीक है ना। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है सर, नेक्स्ट कहता है सरकार ने सारी बात सुनी, सारी बात समझी, ओवर द इयर्स जाके 2019 में हमारे जो लेबर मिनिस्टर हैं, लेबर मिनिस्टर मिस्टर संतोष कुमार गंगवार, इन्होंने नवंबर मंथ में 2019 में कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है उसे इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में। अब मैं इसी कोड की बात कर रहा था आपसे कि ये बिल आया था 2019 में, जिसको इंट्रोड्यूस किया हमारे लेबर मिनिस्टर ने, और 2019 से चल के देखिए दिसंबर 23 2019 में ये पहुंच गया स्टैंडिंग कमिटी इन लोकसभा, स्टैंडिंग कमिटी इन लोकसभा के पास। द मोमेंट इट रीच स्टैंडिंग कमिटी को अपने रिकमेंडेशंस देने पड़ेंगे इस पर राइट। तो स्टैंडिंग कमिटी अपनी रिपोर्ट देती है अप्रैल 23 2020 को, अप्रैल 23 2020 को राइट, और बेसिकली बताने की कोशिश करती है क्या अच्छे है क्या बुरा है राइट, इसमें क्या क्या दिक्कतें देखी जा सकती हैं या सरकार को क्या क्या बदलाव करने चाहिए। ठीक, गवर्नमेंट ने सब कुछ ध्यान में रखते हुए, सब कुछ देखते हुए, समझते हुए कुछ रिकमेंडेशंस माने हैं। ठीक है, कुछ रिकमेंडेशंस को सुना है, लेकिन ज्यादातर चीजें उन्होंने, सरकार ने कहा है कि नहीं वैसी जैसी रहेंगी जैसी थी राइट।
आपका काम था इवैल्यूएट करना, हमने समझ लिया, प्रैक्टिकली जाके देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और फिर इसके हिसाब से अमेंडमेंट्स करेंगे। तो सरकार ने इसको ड्रॉप करके दोबारा से कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस बिल इंट्रोड्यूस किया सितंबर 19 2020 में, और ये पास हुआ लोकसभा से सितंबर 22 2020 को, और राज्यसभा से पास हो गया सितंबर 23 2020 को। तो 4 दिन के अंतर्गत, केवल 4 दिन, केवल 4 डेज में ये बिल पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। देखिए, केवल 4 दिन में सर। ठीक, यहां तक समझ में आ गई बात? अगर इतना समझ में आ गया, पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया, तो अब मैं आपको स्पेसिफिक प्रोविजंस बताऊंगा। सो कायरा एंड एनीवन एल्स, इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, गाइस एक बार प्लीज ये भी देखो कि क्या आप दिल्ली के आसपास के रीजन में तो नहीं हो, क्योंकि दिल्ली के आसपास बॉर्डर्स में जो रीजन है वहां पर नेट का प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, एक बार अपना इंटरनेट स्पीड जरूर चेक कर लेना। क्योंकि वही मैं, मुझे वही इन्फॉर्म किया कि वैसे पीछे कोई इश्यूज नहीं है, मतलब स्ट्रीमिंग में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी स्ट्रीम हो रहा है, वहाँ से भी स्ट्रीम हो रहा है। तो यूज़र के एंड पे दिक्कत हो सकती है, तो एक बार अपना इंटरनेट चेक कर लेना। ठीक है ना? चलिए अब चलते हैं सर स्पेसिफिक फीचर्स पे। अब चलते हैं स्पेसिफिक फीचर्स पे। तो 2019 का जो बिल है, 2000, मैंने यहाँ पे कलर कोडिंग भी करी है बाय द वे, जितना काले में आप देख रहे हैं लिखा हुआ, ठीक, ये 2019 बिल के रिस्पेक्ट में है, 2019 बिल के रिस्पेक्ट में। ठीक, जहां पर मुझे डिफरेंस क्रिएट करना होगा, जहां पर मुझे बताना होगा कि क्या फ़र्क है पुराने कानून से, क्या फ़र्क है नए कानून से, तो वहां मैंने उसको नए कानून को 2019 वाले बिल को ऑरेंज कर दिया। ठीक, ये मेरा पुराना लॉ हो गया, ओल्ड लॉ। और जो 2020 का लॉ होगा वो आपको नीले में नजर आएगा, ब्लू में। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जैसे ये है, तो ये नया कानून है, बिल्कुल ये नए प्रोविजंस है, तो ये 2020 का आपको नीले में नजर आएगा। मैं आपको बताता चलूंगा कि क्या 2019 का है, क्या उससे पहले का है, और क्या 2020 का है। ठीक है, तो थोड़ी सी कलर कोडिंग दिमाग में रखोगे तो आप बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। चलो वापस चलते हैं, की फीचर्स क्या है। तो 2019 का जो बिल आया था हमारे पास, इट वाज अप्लाइंग टू ऑल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्सेप्ट दोज विच आर एंगेज्ड इन चैरिटेबल एंड फिलैंथ्रोपिक वर्क, डोमेस्टिक वर्क, सॉवरेन फंक्शंस ऑफ द स्टेट। 2020 में भी यही प्रावधानों को लागू किया गया है बिल के अंदर। ठीक, क्या कह रहा है बिल? सभी एस्टैब्लिशमेंट्स पर लागू होगा, केवल कुछ एस्टैब्लिशमेंट्स को इससे बाहर रखा जाएगा, जैसे कि जहां पर भी चैरिटेबल वर्क हो रहा है, दान दान का काम हो रहा है, राइट, उसको आप बाहर रख दो। सेकंड, कहीं पर अगर फिलैंथ्रोपिक वर्क है, परोपकारी कार्य हो रहा है, परोपकारी कार्य हो रहा है, राइट, उसको आप बाहर रख दो। तीसरा, अगर कहीं पर डोमेस्टिक वर्क हो रहा है, मतलब व्यक्ति अपना खुद का घरेलू काम ही कर रहा है, घरेलू कार्य कर रहा है, तो वो भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस कानून में नहीं आएगा। चौथा, अगर राज्य के संप्रभु कार्य हो रहे हैं,
सॉवरेन फंक्शंस ऑफ द स्टेट परफॉर्म हो रहा है, राइट। तो ऐसे एस्टैब्लिशमेंट को भी बाहर निकाल के रख दो आप, क्योंकि ये आपके कोड के अंदर एप्लीकेबल नहीं होंगे, ये आपके कोड के अंदर एप्लीकेबल नहीं होंगे। और सर देख के भी समझ में आ रहा है कि ये अपने आप में इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक। ये अपने आप में इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। यहाँ पर ट्रेड यूनियंस की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, या फिर यहाँ पर कोई ऐसे दिशा निर्देश देने की जरूरत नहीं है वर्कर को, है ना, कि भैया सुबह आपकी शिफ्ट इतने बजे से इतने बजे शुरू होएगी, इतने बजे ब्रेक होएगा। ये सब करने की जरूरत नहीं है। चैरिटेबल वर्क में कहाँ जरूरत पड़ेगी इसकी, राइट। फिलैंथ्रोपिक वर्क, कार्य में, डोमेस्टिक वर्क में, फंक्शन ऑफ द स्टेट में ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। और इसीलिए इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, इनको बाहर एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कि अगर यहाँ पर कोई कार्य हो रहा है, ठीक है, तो ये कोड इन सब चीजों पर एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकेंड, इट प्रोवाइड्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, notice periods for strikes and lockouts, standing orders and resolution of industrial disputes। तीन चीजों की बात कर रहा है। पहला, ट्रेड यूनियंस को ज्यादा मान्यता मिले। जितना ज्यादा ट्रेड यूनियंस को मान्यता मिलेगी, हमारा वो ऑब्जेक्टिव पूरा होगा कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम, गवर्नमेंट इंटरवेंशन लेस, एंड मोर ऑफ ट्रेड यूनियंस इंश्योरिंग वेलफेयर ऑफ द वर्कर इन इटसेल्फ। ट्रेड यूनियंस जो है ये इंश्योर करें कि वर्कर के वेलफेयर के लिए वो आगे आए, वो बात करें, वो कलेक्टिव बार्गेनिंग में पार्टिसिपेट करें। सेकंड कह रहा है नोटिस पीरियड्स फॉर स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, इनकी भी बात करूंगा मैं, राइट। नोटिस पीरियड्स फॉर स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। स्ट्राइक क्या होता है सर? स्ट्राइक क्या होता है हिंदी में कहें तो हड़ताल, जहां वर्कर कहता है कि आज काम नहीं होगा, ठीक है, वर्कर कहता है आज काम नहीं होगा। लॉकआउट बिल्कुल इसका ऑपोजिट। लॉकआउट का मतलब तालाबंदी। लॉकआउट का मतलब तालाबंदी। तालाबंदी कौन करता है? तालाबंदी मालिक करता है। वो कहता है कि आप जो है अपनी शर्तों पर अड़े रहो, या आप अपनी जो है समस्याएं जो है वो बिल्कुल ही एब्जर्ड है, या आपकी मांगे जो बिल्कुल एब्जर्ड है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गेट पे ही ताला लगा दूंगा, मैं लेबर को अंदर नहीं आने दूंगा फैक्ट्री में। तो मालिक भी तालाबंदी कर सकता है। तो ये क्या कहता है कि दोनों ही केसेस में नोटिस पीरियड होना चाहिए, नोटिस पीरियड होना चाहिए, ठीक। फिर स्टैंडिंग ऑर्डर्स की बात करेगा। स्टैंडिंग ऑर्डर्स, स्थायी आदेश क्या होने चाहिए? जो वर्कर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस इशू किए जाते हैं उन्हीं को स्टैंडिंग ऑर्डर्स कहा जाता है। अगर आप एक बहुत बड़ी एंटरप्राइज रन कर रहे हैं, बहुत बड़ी कंपनी रन कर रहे हैं, 300-400 लोग हैं, तो आप चाहेंगे ना कि कुछ चीज़ें तो स्टैंडर्डाइज्ड हो, कुछ चीज़ें स्टैंडर्डाइज्ड हो। जैसे कि मान लीजिए वर्कर्स कौन सी शिफ्ट में काम करेगा, कौन सा वर्कर को कहाँ जगह मिलेगी, कौन सा वर्कर किस डिपार्टमेंट में काम करेगा, ठीक, कितने देर का ब्रेक होगा, कहीं पर अगर अनसेफ कंडीशन है काम करने की तो उसे डिस्प्ले करना। तो ये सारे के सारे स्टैंडिंग ऑर्डर्स का हिस्सा है, स्थायी आदेश का हिस्सा है। इनके लिए भी बात करेगा कानून, नया कानून। और साथ साथ अगर कोई डिस्प्यूट होता है इंडस्ट्रियल अरीना में, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल अरीना का मतलब वर्कर के बीच में, एम्प्लॉयर के बीच में, या फिर एम्प्लॉयर वर्कर के बीच में, तो ऐसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का रेजोल्यूशन किस प्रकार से होगा, वो सारी की सारी कंडीशंस ये सारी आपकी बताता है कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। और इसी तरीके से अपने आप में 3 कानूनों को रिप्लेस करता है। कौन से कानून है? पहला, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1947, 1947 का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। दूसरा, ट्रेड यूनियंस एक्ट ऑफ 1926, इसको पूर्ण रूप से रिप्लेस कर देगा। और तीसरा, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट ऑफ 1946, इसको भी रिप्लेस कर देगा, ठीक है जी। अच्छा, बाय द वे याद रखिएगा कि ये कानून मैंने आपको बताने हैं, राइट। इन तीनों कानूनों पे मैं अलग से क्लास लूंगा, ठीक है। वो मैंने आपको थ्योरी के बाद समझाना था, वो हमारा अभी पेंडिंग चल रहा है, राइट। यहाँ तक क्लियर? ठीक है जी, ग्रेट। नेक्स्ट क्या कह रहा है सर? नेक्स्ट बेसिकली बात करते हैं कंपैरिजन की। कंपैरिजन की एग्जिस्टिंग लॉ विद द कोड, कि जो हमारे पास कानून एप्लीकेबल था, जो हमारे पास कानून एप्लीकेबल था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, और जो नया कोड 2019 का लाया गया, इसमें क्या चेंजेस थे,
ठीक, 2019 से पहले का है ये हमारे पास, अप टिल 2019। तो इस कोड में और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में क्या कोई फर्क नजर आया, या टर्म्स वहां से उठाई जो हैं, क्या उनकी डेफिनेशन में क्या और क्लैरिटी देने की कोशिश करी है? तो आप बिल्कुल देखेंगे कि कानून में, जैसा कि नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने भी कहा, कि आर्बिट्ररीनेस है, कई बार हमें डेफिनेशंस कंसिस्टेंट नजर नहीं आ रही। तो यहाँ पर कोशिश तो की गई है एक रूप से कि थोड़ा बहुत जो हम डेफिनेशन के टर्म्स में डिफाइन करें वो अपने आप में कंसिस्टेंट हो। लेकिन जब आप एक बर्ड्स आई व्यू लेंगे ना, और जब आप देखने जाएंगे कि क्या कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी और कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ वर्किंग कंडीशंस, क्या सभी में ये डेफिनेशंस कंसिस्टेंट हैं, तो आपको लग सकता है कि शायद एक आध जगह चूक हुई है, राइट। एक आध जगह चूक हुई है कि लॉ में कई जगह पर डेफिनेशंस कंसिस्टेंट मिस हो गई हमसे, राइट। लेकिन हाँ, जब आप एक कोड को इवैल्यूएट करेंगे, कोड के अंदर तो हाँ इन्होंने डेफिनेशंस कंसिस्टेंट रखी हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट की, ये आईडीए है सर, आईडीए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1947। स्ट्राइक की बात करता है, कहता है स्ट्राइक क्या है? इट रेफर्स टू स्टॉपेज ऑफ वर्क बाय पर्संस विच आर एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्री एक्टिंग जॉइंटली। अगर कहीं पर वर्कर्स जो हैं काम बंद कर दें, चाहे वो जॉइंटली हो, साथ मिलके, या फिर मना कर दें, रिफ्यूजल टू कंटिन्यू टू वर्क और एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट, काम करने से मना कर दें सर, एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट करने से, रोजगार को एक्सेप्ट करने से मना कर दें, तो उसे कहा जाता है स्ट्राइक, उसे कहा जाता है स्ट्राइक। अब सर बड़ा आर्बिट्ररी है, बड़ा ही आर्बिट्ररी है, राइट। अब देखिए ना यहाँ पे कितना आर्बिट्ररी है, इसने जॉइंटली वर्ड का उपयोग किया, लेकिन जॉइंटली में कोई नंबर नहीं है, देयर इज नो नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच आई कैन से दैट इट इज अ स्ट्राइक। हो सकता है कि 2 वर्कर या 4 वर्कर मिलके कहते हैं कि भाई हम तो काम पे नहीं आएंगे आज, हम तो काम नहीं करेंगे, हम नहीं एक्सेप्ट करते एम्प्लॉयमेंट, तो क्या आप इसको स्ट्राइक कह देंगे? क्या आप इसको स्ट्राइक कह देंगे? तो कोई नंबर तो डिफाइन नहीं किया इसने। तो हमारा जो नया कानून है वो रिटेन तो करता है डेफिनेशन को, रिटेन तो करता है डेफिनेशन को, लेकिन कैजुअल लीव और स्ट्राइक के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर देता है, कैजुअल लीव और स्ट्राइक के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर देता है, राइट। क्या कहता है? क्या कहता है कि अगर स्ट्राइक हो रही है, अगर स्ट्राइक हो रही है, ठीक है, और कैजुअल लीव के बहाने से अगर वर्कर्स 50% से अधिक वर्कर्स अगर इंडस्ट्री के कैजुअल लीव लेके बैठ जाएं घर पे भी, काम करना, पार्टिसिपेट ना करें काम करने, तो भी इसे स्ट्राइक ही कहा जाएगा, तो भी इसे हड़ताल ही कहा जाएगा। क्योंकि अब आप देखिए ना, आज के जमाने में रेलेवेंसी देखिए इस कानून की, आपको ये समझना है कि वर्कर्स जब आज के दिन पे स्ट्राइक डिक्लेयर की जाती है, तो काफी हद तक काफी सारे वर्कर्स क्या करते हैं, कैजुअल लीव लेके घर बैठ जाते हैं, और उनको इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट कर देती है कि इन वर्कर्स को कोई दिक्कत नहीं है, एज सच इन्होंने पर्सनल रीजंस के कारण छुट्टी ली है। ये तो केवल कुछ 4-5-10 लोग हैं जो मांग कर रहे हैं और जो आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो है डिसरप्शन कॉज कर रहे हैं, तो हम इनकी मांगे क्यों सुने? तो कानून क्या कह रहा है? कानून कह रहा है कि अगर 50% से अधिक वर्कर छुट्टी लेके भी अगर घर बैठ गए हैं, काम पर नहीं है, तो आप उसे स्ट्राइक कहिए, सिंपल सी बात, उसे हम स्ट्राइक कहेंगे। और जहां स्ट्राइक आई, इसके हिसाब से फिर अपने आप कोड के प्रावधान अप्लाई हो जाएंगे। जो 2020 का कानून है, 2020 का कानून है, वो इस प्रोविजन को रिटेन करता है। 2020 का कानून भी, कोड भी इसको रिटेन करता है, बिल्कुल एज इट इज, कहता है सेम यही रहेगी डेफिनेशन। और ये सही है, क्लैरिटी इम्पार्ट कर रही है ये डेफिनेशन, कि कहीं पर भी किसी भी इंडस्ट्री में 50% से अधिक वर्कर्स अगर काम पर नहीं आते, स्ट्राइक है, स्ट्राइक है, डेफिनेटली स्ट्राइक है, वर्कर ना खुश है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। व्हाट इज एन इंडस्ट्री? इंडस्ट्री को डिफाइन करता है, इंडस्ट्री मीन्स एनी काइंड ऑफ बिजनेस, एनी काइंड ऑफ ट्रेड एक्टिविटी, एनी काइंड ऑफ अंडरटेकिंग, manufacture or calling of employers, and includes any kind of service, employment or industrial occupation of the workers। तो किसी भी व्यवसाय से जुड़ा हो सकता है, व्यापार से जुड़ा हो सकता है, उपक्रम हो सकता है, अंडरटेकिंग हो सकता है, निर्माण हो, मैन्युफैक्चर हो, राइट, या फिर श्रमिकों के द्वारा सेवा दी जा रही है, राइट, सॉरी, सर्विस इज बीइंग प्रोवाइडेड, या एम्प्लॉयमेंट कह सकते हो आप इसे, और इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन ऑफ द वर्कर्स, औद्योगिक व्यवसाय की बात कर रहा है, इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन ऑफ द वर्कर्स,
तो इसे इंडस्ट्री कहा जाएगा, इसे इंडस्ट्री कहा जाएगा। अब देख रहे हो आप कितनी डेफिनेशन इसने हैफेजर्ड रख रखी है, कितनी ज्यादा डेफिनेशन हैफेजर्ड है। आपको समझ में आ रही है डेफिनेशन पढ़ने के बाद? एग्जैक्ट वर्ड्स है ये जो कानून में इस्तेमाल किए गए हैं। आप देख रहे हो कितनी हैफेजर्ड है, कोई क्लैरिटी नहीं है कि श्रमिक कहाँ काम कर रहा है, क्या कर रहा है। उसने कह दिया बिजनेस हो सकता है, ट्रेड हो सकता है, अंडरटेकिंग हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, या फिर एम्प्लॉयर्स के द्वारा कोई कॉलिंग हो सकती है। बड़ा कंफ्यूजिंग है, बड़ा कंफ्यूजिंग है ना। नया कानून देखो क्या कह रहा है, नया कानून देखो क्या कहता है। नया कानून 2019 का कानून कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल टर्म्स में डिफाइन करता है, कहता है एक सिस्टमिक एक्टिविटी है, इंडस्ट्री का है जहां पर सिस्टमिक रूप से काम हो रहा है, सिस्टमैटिक रूप से काम हो रहा है। ठीक, ए प्रोसेस है, फिर इसके बाद बी की प्रोसेस है, फिर इसके बाद सी की प्रोसेस है, राइट। तो प्रोसेस डिफाइन कर रखी है, बहुत ही सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, और सिस्टमैटिक एक्टिविटी के थ्रू प्रोडक्शन किया जा रहा है, प्रोडक्शन किया जा रहा है, या फिर सप्लाई किया जा रहा है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। तो अगर ये तीनों चीजें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, तो आप इसे जो है इंडस्ट्री कह सकते हैं, तो आप इसे इंडस्ट्री कह सकते हैं। मतलब इंडस्ट्री कहलाने के लिए, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को इंडस्ट्री कहने के लिए, जैसे कि हम कहते हैं ना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ही सिस्टमैटिक वर्क है। चेसिस बनेगा गाड़ी का, ठीक, चेसिस को डिफाइन करेंगे, पहले डिजाइनिंग होगी कार की, राइट, फिर उस डिजाइन के आधार पे हम उसको बनाना, कंपोनेंट्स को जोड़ना शुरू करेंगे, राइट, कंपोनेंट जोड़ने के बाद उसे पेंट करेंगे। तो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस से गुजर के प्रोडक्शन किया जा रहा है एक वस्तु का, गुड का। तो ये अपने आप में क्या बन गई, एक इंडस्ट्री का शेप ले लिया। अब ये दिस इज बियॉन्ड वन फैक्ट्री, और दिस इज बियॉन्ड वन एंटरप्राइज, और बियॉन्ड वन कंपनी, है ना। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अलग अलग तरह के प्रोड्यूसर्स आ जाएंगे आपके, या महिंद्रा भी आ जाएगा, टाटा भी आ जाएगा, वोक्सवैगन भी आ जाएगा, आपका जो है अलग अलग ब्रांड्स आ जाएंगे, बीएमडब्ल्यू भी आ जाएगा, एंड एवरीवन विल कम अंडर वन सिंपल फोल्ड विच विल बी कॉल्ड एज इंडस्ट्री। ठीक, परिभाषा में किसको एक्सक्लूड कर दिया, पीछे जो था उसी को एक्सक्लूड कर दिया। बोला सॉवरेन फंक्शंस, जहां पर सरकार के संप्रभु कार्य हो रहे हो, हटा दो, एक्सक्लूड कर दो। कहीं पर अगर धर्मार्थ सेवाएं हो रही है, चैरिटेबल सर्विसेज हो रही है, हटा दो, राइट। डोमेस्टिक सर्विसेज हो रही हैं, घरेलू सेवाएं हो रही हैं, हटा दो। या फिर अगर कोई अधिसूची के थ्रू सरकार ने नोटिफाई कर दिया कि एक्टिविटीज एक्सक्लूडेड रहेंगी, तो वो भी इसके अंडर आ सकती हैं। तो सरकार को पावर दे दी कि आप नोटिफिकेशन के थ्रू जारी करके कोड के एप्लीकेशन को हटा सकते हैं, कोड के एप्लीकेशन को आप हटा सकते हैं। ठीक है जी, ये था हमारा 2019 का लॉ। 2020 का लॉ भी, 2020 का कानून भी यही कहता है, बिल्कुल इंडस्ट्री की डेफिनेशन के लिए बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज कहता है। क्लियर, समझ में आया कि ऊपर कितना कंफ्यूजिंग, नीचे कितना सिंपल। यही डिफरेंस आपको भी बताना पड़ेगा कि अगर आप 2019 से पहले का कानून अगर देखने जाएंगे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के थ्रू डेफिनेशन देखने जाएंगे, बहुत ही कंफ्यूजिंग है इंडस्ट्री की डेफिनेशन, क्लियर कट समझ में आ ही नहीं सकता क्या कहना चाह रहा है, बहुत ही लीगल रूप से डिफाइन कर रखा है ना, लीगल रूप से डिफाइन कर रखा है। जबकि 2020 के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड है। कह रहे सिस्टमैटिक एक्टिविटी हो, एक प्रोसेस से गुजर के दूसरे प्रोसेस में, दूसरे प्रोसेस से गुजर के तीसरे प्रोसेस में, ठीक। और अगर ऐसा प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है मल्टीपल एंटरप्राइजेस के द्वारा, तो अपने आप में एक इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर देगा, जहां उत्पाद हो रहा है, जहां वितरण हो रहा है, जहां पे आपकी आपूर्ति हो रही है, राइट, किसी भी वस्तु की या सेवा की। ठीक, फिर नेक्स्ट इसने डिफाइन किया टर्म रीट्रेंचमेंट को। रीट्रेंचमेंट का मतलब होता है सर हिंदी में छटनी। ठीक, छटनी, छटनी का मतलब जब भी कोई एंटरप्राइज एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन को फेस करे। प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन का मतलब, मान लीजिए जैसे कोरोना वायरस आया। अब कोरोना वायरस में आपको पता है क्या हुआ, मार्केट में मांग कम हो गई वस्तुओं की, लोग घर के अंदर बंद हो गए। अब अगर वो वस्तु बिक नहीं पा रही, तो क्या कंपनियों को और ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए? नहीं सर, ऑब्वियस सी बात है।
अब कोरोना में तो हालांकि लॉकडाउन के कारण जो है वर्कर बाहर निकल नहीं पा रहा था, इंडस्ट्रीज में काम कर नहीं पा रहा था, राइट। लेकिन मान लीजिए अगर वर्कर काम कर पे जा रहा होता, तो आपको नहीं लगता कि ये सारा वर्कर जो है अपने आप में एक बर्डन के रूप में होता, एक बोझ के रूप में देखा जाता है इसको, राइट। तो इंडस्ट्री ऐसे में क्या कोशिश करेगी, इंडस्ट्री कोशिश करेगी कि मैं कुछ वर्कर्स को निकाल दूं, मैं कुछ वर्कर्स को फायर कर दूं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीट्रेंचमेंट, ठीक। सो पिछले जो कानून है वो क्या कहते हैं, रीट्रेंचमेंट इन इटसेल्फ इज द टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ अ वर्कर, termination of service of a worker for any reason other than disciplinary action। डिसिप्लिनरी एक्शन के केस में आप इसे फायरिंग कहोगे, फायर कर दिया। लेकिन डिसिप्लिनरी एक्शन को छोड़ के अगर कोई और ग्राउंड के कारण आपने वर्कर को हटाया तो ये रीट्रेंचमेंट कहलाएगा। नाउ इट विल नॉट इंक्लूड सर्टेन ग्राउंड्स such as retirement or termination due to ill health, ठीक। यहां तक बात समझ में आई आपको। नया जो कानून है 2019 का वो रिटेन करता है डेफिनेशन ऑफ रीट्रेंचमेंट को, लेकिन कहता है कि टर्मिनेशन ड्यू टू इल हेल्थ विल नॉट बी कंसिडर्ड रीट्रेंचमेंट। अगर कोई इंडस्ट्री ये कहती है कि वर्कर की तबीयत खराब होने के कारण हम इसे फायर कर रहे हैं, हम छटनी कर दे रहे हैं वर्कर की, तो फिर ये सही ग्राउंड नहीं है, ये सही ग्राउंड नहीं है, क्योंकि वर्कर सर बीमार पड़ सकता है, वर्कर को बीमार होने का तो हक है ही कम से कम। आप उसकी खराब सेहत के कारण उसे फायर नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आई बात। तो अब जो ऊपर रिटायरमेंट का प्रावधान लिखा हुआ था बिल्कुल एब्सर्ड था, ये एब्सर्ड था भाई। अगर वर्कर रिटायर हो रहा है तो हमें पता है वो रीट्रेंचमेंट कैसे हो सकता है, हाँ कि नहीं भाई। 60 की आपने एज लिमिट बना रखी है कि 60 पे आते ही आदमी रिटायर हो जाता है। अब अगर कोई व्यक्ति 60 का होकर रिटायर हो रहा है तो फिर वो रीट्रेंचमेंट कैसे कहलाएगा। तो वो लिखने की जरूरत थोड़ी थी, बताने की जरूरत थोड़ी थी कि रिटायरमेंट को रीट्रेंचमेंट नहीं कहेंगे। तो बहुत जग जाहिर है ना, वो तो समझ में आ रहा है हमें ऑब्वियसली। तो नीचे वाला कानून वही करता है, नीचे एग्जैक्ट डेफिनेशन जब बात आती है तो वो यही कहता है कि ऊपर रिटायरमेंट की बात करने की जरूरत नहीं थी, अननेसेसरली लिखा हुआ है बस। तो कहता है केवल और केवल इल हेल्थ वाला प्रोविजन मैं रिटेन कर लेता हूं, बाकी सारी चीजें मैं हटा देता हूं, ठीक। सेम प्रावधान आपको 2020 के कानून में भी देखने को मिलेगा। 2020 भी बिल्कुल यही बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सर, वर्कमैन कौन है, वर्कमैन कौन है यहाँ पे। तो एक चीज जो यहाँ पर समस्या है वो क्या है कि पिछले कानून जो है वो वर्कर, कभी एम्प्लॉई, ठीक, फिर एक नया टर्म वर्कमैन इंट्रोड्यूस कर देते हैं। मतलब एक ही कानून में चलते चलते अपने आप वर्कर से वर्कमैन पे पहुंच जाएगा। अब आप समझिए, नॉर्मल पढ़ने लिखने में, नॉर्मल समझने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूं कि वर्कर ही वर्कमैन है, वर्कर ही हमारा एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। लेकिन जिस दिन केस हो गया, जिस दिन डिस्प्यूट हो गया अपने आप में, ठीक, एक जगह आपने वर्कर लिखा है, एक जगह आपने उसको वर्कमैन लिखा है, जब तक कानून नहीं कहेगा वर्कमैन और वर्कर सेम नहीं है तब तक लीगल कॉम्प्लिकेशंस बनती रहेंगी, लीगल कॉम्प्लिकेशंस आती रहेंगी। आप समझिएगा मेरी बात। जब भी कोई केस होता है ना, मान लीजिए आपने गाड़ी बहुत तेजी चला रहे थे, या गाड़ी जो है आप जैसे भी चला रहे थे, आपको पुलिस वालों ने रोका, चालान काट के आपके हाथ में दे दिया, ठीक। तो आपसे कहता है ना कि आपके पास दो तरीके, या तो आप चालान का भुगतान कर लीजिए या फिर आप कोर्ट में जाइए। तो चालान का भुगतान करने का मतलब ये है कि आपने अपनी गलती मान ली, जो वहाँ पे ऑफेंस लिखा हुआ है आपके नाम पे, ओवर स्पीडिंग लिखा है, या मान लीजिए रेड लाइट जंप करना लिखा है, तो आपने मान लिया, आपने कह दिया कि हाँ सर मालिक मेरी गलती है, अब आप ले लो मेरे से जो लेना है, राइट। जो भी मुझे चालान का अमाउंट भरना है मैंने भर दिया और मैं जा सकता हूँ, राइट। दूसरा जो आपके पास जो ऑप्शन है ना वो क्या है कि आप कोर्ट में जा सकते हो, आप कोर्ट को बता सकते हो कि नहीं सर मेरे को नहीं लगता कि सही है। तो उस केस में कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट पहले आपको कानून बताएगा। कोर्ट जब चेक करेगा तो वो कानून के विरुद्ध चेक करेगा कि कानून क्या कहता है। कानून कहता है कि भाई जब रेड लाइट हो किसी भी स्टॉप पे, तो इतनी देर के लिए, चाहे वो आपका दोपहिया वाहन पे चलने वाला व्यक्ति हो या चौपहिया वाहन पे चलने वाला व्यक्ति हो, उसको रुकना पड़ेगा उतनी देरी के लिए। ग्रीन लाइट होने के बाद ही वो आगे बढ़ सकता है, ये लिखा है कानून में, ठीक। तो उसके इससे इससे चेक कर लेगा, राइट। और आपको कह देगा कि देखिए मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है आपकी, जिसमें रेड लाइट पर आपने जो है क्रॉस किया था और इसलिए आप जो है अब गिल्टी हैं, तो आपको फाइन पे करना ही पड़ेगा,
ठीक, समझ में आई मेरी बात? तो यहां पर जब डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हैं तो हमेशा किसी कानून से चेक करके करेंगे ना कि कानून क्या कहता है। अब अगर कानून कहीं पर दुपहिया वाहन लिख दे, कहीं पे चौपहिया वाहन लिख दे, कहीं पे वाहन ही लिख दे, तो बार बार इनकंसिस्टेंसी आ रही है ना। एक चीज लिख दो, मोटर से चलने वाला वाहन, चाहे वो दुपहिया हो चाहे वो चौपहिया हो, यूनिफॉर्मिटी आ गई। सिमिलरली यहां पर भी यही कहानी है, कहीं पर वर्कर लिख दिया, कहीं पे एम्प्लॉय लिख दिया, कहीं पे वर्कमैन लिख दिया, इससे बार बार इनकंसिस्टेंसी आ रही है। ठीक है, अब देखिए पुराना कानून अगर हम देखने जाएं तो वर्कमैन कौन है? वर्कमैन बेसिकली रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ पर्सन इंक्लूडिंग एन अप्रेंटिस ऑल्सो। ठीक है, कोई अगर इंटर्न रखा है, ट्रेनी रखा है, तो उसको भी इंक्लूड कर लिया, और कह रहा है एम्प्लॉयड इन एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री टू डू वर्क फॉर हायर और रिवॉर्ड, जो कि एक इंडस्ट्री में काम कर रहा है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इन ऑर्डर टू गेन समथिंग बैक। ठीक है, रिवॉर्ड के लिए, रिवॉर्ड मतलब वेजेस के लिए, एंड विल एक्सक्लूड सर्टेन कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स इंक्लूडिंग पर्संस इन अ मैनेजरियल और एडवाइजरी रोल। अगर कोई व्यक्ति मैनेजरियल या एडवाइजरी रोल में, तो वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, राइट। तो सर्टेन कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स अपने आप में एक्सक्लूड कर दिए। मैनेजर हालांकि नौकरी पे ही है, वो भी काम ही कर रहा है, लेकिन है तो मैनेजरियल पोजीशन में, एडवाइजरी रोल में, और पर्संस एम्प्लॉयड इन अ सुपरवाइजरी रोल अर्निंग वेजेस ऑफ मोर देन ₹10,000 पर मंथ। अगर कोई सुपरवाइजरी रोल में रखा है किसी व्यक्ति को जिसकी तनख्वाह 10,000 रुपए से अधिक है, तो भी इसको जो है एक्सक्लूड कर दिया, बाहर रख दिया इसे। ठीक, तो इसको हटाने के बाद कोई मैनेजर या जो एडवाइजरी रोल में, कोई भी व्यक्ति जो मैनेजरियल काम कर रहा है, या फिर सुपरवाइजर जिसकी तनख्वाह 10,000 रुपए से अधिक है, इन सबको हटाने के बाद जो बचा, अब वो हमारा वर्कमैन है इंडस्ट्री में, वो हमारा वर्कमैन इंडस्ट्री में। तो नया कानून कहता है कि सर ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, डेफिनेशन रिटेन कर लेता हूं, डेफिनेशन तो रिटेन कर लेता हूं, और नाम इस बार वर्कर दे देता हूं इससे, राइट, क्योंकि पिछले सारे कानूनों में वर्कर नाम दिया गया है, हर जगह वर्कर वर्कर यूज किया है, तो नाम एक तो चेंज कर रहा है, वर्कमैन से वर्कर कर दे रहा है, राइट। बट ऑल्सो एक्सक्लूड्स अप्रेंटिसेस, ऑल्सो एक्सक्लूड्स अप्रेंटिसेस, कि अगर कहीं पे ट्रेनी रखा जा रहा है तो ट्रेनी को आप एक्सक्लूड कर सकते हो सर, है ना, ट्रेनी को आप एक्सक्लूड कर सकते हो। भाई ट्रेनी 3 महीने के लिए आया, 2 महीने के लिए आया, 6 महीने के लिए आया, उसका डिस्प्यूट कैसे हो सकता है इंडस्ट्री के साथ? वो तो केवल ट्रेनिंग लेने आया ना, जब पूरा उसका एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा पूर्ण रूप से, तब उसका डिस्प्यूट हो या तब उसको कोई दिक्कत हो या परेशानी हो, तब तो समझ में भी आता है। ठीक, तो ट्रेनी को एक्सक्लूड कर दिया है, अप्रेंटिसेस को एक्सक्लूड कर दिया है इसने। ऑल्सो चेंजेस द वेज सीलिंग ऑफ सुपरवाइजरी वर्कर्स फ्रॉम ₹10,000 पर मंथ टू ₹15,000 पर मंथ। तो सुपरवाइजरी जो वर्कर्स थे उनके लिए कह रहा है कि सुपरवाइजरी वर्कर्स 15,000 से ऊपर कमाने वाले, उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर डिस्प्यूट होने के चांसेस कम है, जिसकी तनख्वाह ज्यादा होती है उसके साथ डिस्प्यूट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, राइट, क्योंकि वो खुद ही अपने आप मैनेजरियल रोल में है, वो खुद अपने आप वर्कर से काम करा रहा है, तो वहां पर डिस्प्यूट होने के चांसेस कम होंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे व्यक्तियों को एक्सक्लूड कर दो, बाकी सबको वर्कर की डेफिनेशन में इंक्लूड कर दो। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हुई बात हमारी। नेक्स्ट आते हैं, वेजेस क्या होंगी सर? वेजेस क्या होंगी? कहता है वेजेस विल रेफर टू मॉनेटरी रेन्यूमरेशन इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस, वैल्यू ऑफ हाउस अकोमोडेशन, ट्रैवल कंसेशन एटसेट्रा। बोनस एक्सक्लूड कर देंगे, ग्रेचुटी एक्सक्लूड कर दो, और अगर कोई कंट्रीब्यूशन है फॉर बेनिफिट्स लेटर, ठीक है, इस सबको एक्सक्लूड कर दो आप वेजेस में से। नया कानून क्या कहता है? नया कानून क्या कहता है? नया कानून जो 2019 का बिल था वो कहता है वेजेस विल रेफर टू एनी काइंड ऑफ रेन्यूमरेशन इंक्लूडिंग द बेसिक पे। ये अब स्ट्रक्चरली डिफाइन कर रहा है, कह रहा है बेसिक पे आएगी, अगर उस पर कोई डीएनएस अलाउंस दिया जा रहा है वो भी आएगा, राइट, डीए महंगाई भत्ता। रिटेनिंग अलाउंस, रिटेनिंग अलाउंस मतलब आप उसको दोबारा से रिटेन कर रहे हो, नौकरी पे दोबारा रख रहे हो, काम करा रहे हो, तो आप दोगे। और बोनस, कन्वेयंस अलाउंस एंड ओवर टाइम पे एटसेट्रा दे विल नॉट बी इंक्लूडेड। अब सर मैंने आपको बताया ही है, जितनी भी वेरिएबल चीजें हैं, जितनी भी वेरिएबल चीजें हैं, इन सबको एक्सक्लूड कर दिया गया है, और ये हमने कोड ऑन वेजेस में बहुत अच्छे से देख के समझा है। और इसका लॉजिक यही था कि जो चीज वेरिएबल है, जो चीज में बदलाव हो सकता है,
उसके कैलकुलेशन में टाइम पीरियड अलाउ किया जाएगा, और वेजेस इज समथिंग दैट हैज टू बी पेड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। 30 दिन के अंदर अंदर वो पे होना चाहिए, 30 31 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, 30 31 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए। हाँ ऑब्वियसली बात है, ग्रेचुइटी तो एंड में मिलेगी ना, वेजेस का हिस्सा कैसे हो सकती है? वेजेस इज समथिंग दैट हैज टू बी पेड रेगुलरली। लॉजिक से जा रहा है नया कानून ना, लॉजिक से जा रहा है। आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि क्या चीज वेरिएबल है और क्या चीज रेगुलरली पे कर रहे हैं। अगर हम काम कर रहे हैं, खुद सोच के देखो, अगर हम कहीं पर काम कर रहे हैं तो कुछ एक एक्स्ट्रा एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमें फिक्स्ड मंथ चाहिए ही चाहिए, हर 30 दिन बाद चाहिए ही चाहिए। क्यों? हमें बिजली का पैसा, पानी का पैसा, खाना पीना, ये सब उसका पैसा चाहिए ही चाहिए, राइट। फिर उसके अलावा हमारी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए अगर कुछ एक्स्ट्रा आ जाए, जैसे कि बोनस आ जाए, या मान लीजिए हमें कुछ ओवर टाइम का मिल रहा है पैसा, तो वो हमारे बेटरमेंट के लिए है, हमारी लिविंग कंडीशन को और बेहतर बनाने के लिए है। तो वो अगर लेट भी हो जाता है, थोड़ा सा उसके कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, तो उसे एक्सक्लूड कर सकते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। लेकिन इसके कैलकुलेशन के कारण अगर वेजेस लेट हो गया तो वो समस्या है, वो समस्या है, ध्यान से देखो, समझो उसको, बात को। और वेजेस पे मैं अच्छे से बात कर चुका हूं आपसे, कोड ऑन वेजेस में, ठीक है। तो मुझे लगता है इसमें दिक्कत होनी चाहिए आपको कुछ। ठीक है, यस और नो? नहीं आएगा बेटा, हाउस एंड ट्रैवल अलाउंस नहीं आएगा। ट्रैवल अलाउंस इज अ वेरिएबल इन इटसेल्फ। हाउस अलाउंस आ सकता है, हाउस अलाउंस आ सकता है। ट्रैवल अलाउंस इज अ वेरिएबल। आप कहाँ जा रहे हो, है ना, आप क्या उसी शहर में जा रहे हो, उस शहर से लेके मान लीजिए उसी स्टेट के किसी दूसरे शहर में जा रहे हो, या वहां से लेके किसी दूसरे स्टेट में किसी दूसरे शहर में जा रहे हो, है ना। तो डिपेंड करेगा ना कि कहीं पे बाइक पे जाया जा सकता है, कहीं पे टू व्हीलर पे कहीं पे फोर व्हीलर से जाया जा सकता है, कहीं पे सर अब ट्रेन लगेगी, या कहीं पे हवाई जहाज लगेगा, तो उसी के हिसाब से ट्रैवल अलाउंस होगा, सिंपल सी बात, वेरिएबल कॉस्ट है। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट विच हैज बीन इंट्रोड्यूस। सर ये नया प्रावधान है, इसीलिए ऑरेंज में है। 2019 में इसे इंट्रोड्यूस किया, 2020 में भी है, दोनों ही कानूनों में एप्लीकेबल है, दोनों ही कानूनों में, दोनों ही बिलों में एप्लीकेबल था। 2020 के फाइनल कानून में भी दिखेगा आपको, एक्ट के अंदर, कोड ऑन वेजेस एक्ट जो है उसमें भी आपको दिखेगा 2020 में। सो एक नया तरह का रोजगार जोड़ा जा रहा है, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एज वर्कर्स हायर फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। ये ऐसे वर्कर्स हैं जो ना तो आपके परमानेंट कैटेगरी में आते, ना आपके कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर हैं। देखो मैंने डिफरेंस के लिए इसीलिए इनका टेबल बना रखा है, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, दोनों ही कैटेगरी में नहीं आते, ये बिल्कुल अलग है। तो दो जो एक्सट्रीम है ना, कि एक परमानेंट रूप से आदमी से काम लिया जा रहा है, परमानेंट लेबर है, परमानेंट एम्प्लॉयर है, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है। दूसरा कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, जिसको कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू बुलाया जा रहा है, ठीक, कभी भी आया मन में बुलाया, कभी भी मन में आया हटा दिया, खत्म, राइट। तो ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वाला लेबर क्या है, इसको बेनिफिट्स परमानेंट वाले तो नहीं मिल पाएंगे पूर्ण रूप से, लेकिन उस समय सीमा के लिए, उस पर्टिकुलर फिक्स टाइम पीरियड के लिए एटलीस्ट इतनी गारंटी है कि इसको टाइमली इसकी वेजेस मिलेंगी, टाइमली इसकी वेजेस मिलेंगी, ठीक। और इसको बेसिकली एम्प्लॉय किया जा रहा है इन पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, मतलब इसके साथ कंडीशंस खुद नेगोशिएट होंगी, खुद बातचीत होगी, कॉन्ट्रैक्टर का इसमें रोल नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्टर का इसमें रोल नहीं होगा, किसी भी बीच में एजेंसी का रोल नहीं होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट डीलिंग होगी कंपनी की, डायरेक्ट डीलिंग होगी एंटरप्राइज की इस वर्कर से, ठीक है जी। तो एक नए तरह का रोजगार है ये, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट आप इसे कह सकते हैं। इट इज नॉट एज कैजुअल एज कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड नॉट एज परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, बट समवेयर इन द मिडिल, कहीं ना कहीं दोनों के बीच में आ रहा है ये। सो एम्प्लॉयमेंट अंडर रिटन कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयमेंट अंडर रिटन कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि अगर वायलेशन होता है तो बैटल आउट किया जा सकता है ना, कॉन्ट्रैक्ट के तहत जाके कंप्लेंट की जा सकती है और लीगल हेल्प सॉर्ट की जा सकती है। जबकि यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर ना सब कुछ माई बाप कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर है, राइट, कॉन्ट्रैक्टर ही काम देने वाला, कॉन्ट्रैक्टर ही काम छीनने वाला। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर की भूमिका जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट तो हमेशा
रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है, कंपनी के पे रोल पे आप फीचर करते हो, राइट। आप कंपनी से कहोगे कि सर मुझे लिख के दे दीजिए पे स्टेटमेंट मेरा, तो कंपनी आपको वो भी लिख के दे देगी कि आप हर महीने इतना रुपए कमाते हो एज बेसिक पे, इतना अलाउंस मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। तो आप बेसिकली जो है कंपनी के पे रोल पे फीचर कर रहे हो। यहाँ पर क्या है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या एजेंसी इन्वॉल्व नहीं होगी, आप कंपनी के पे रोल पे रहेंगे, आप कंपनी के पे रोल पे रहेंगे, लेकिन एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू तहत जो है निर्धारित किया जा रहा है। तो फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए आज के ज़माने में आप देखेंगे ना, तो मेजरली सारी कंपनियां इसी तरह से एम्प्लॉय करती हैं लोगों को, खासकर सर्विसेज सेक्टर की कंपनियां इसी तरीके से एम्प्लॉय करती हैं, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, जो है उसकी अवधि क्या होगी, टाइम पीरियड क्या होगा। देखिए परमानेंट वाला तो स्थायी ही है, राइट। जो आपका परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है वो परमानेंट बेसिस पे है, जबकि कॉन्ट्रैक्चुअल क्या है, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है ठेकेदार के ऊपर, राइट। जो भी नेगोशिएटेड टर्म्स है, शशि बेटा कैसी बातें कर रहे हो यार, कैसी बातें कर रहे हो, कभी देखा क्या, मतलब सरकारी नौकरी लेने जा रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर है क्या बीच में कहीं पे कोई, बिल्कुल बेसिक्स भूल जाते हो आप लोग, बिल्कुल ही बेसिक्स भूल जाते हो। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में सर कॉन्ट्रैक्टर कैसे हो सकता है, सर लेबर ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड से सीखते हो, आपने दीन दुनिया देखी है, इतना तो आपको समझ में आता है ना। परमानेंट नौकरी में कॉन्ट्रैक्टर कहां से आ जाएगा बेटा, कहीं आ ही नहीं सकता, लॉजिक ही नहीं है उसका। तो आपने फॉर्म भरा, आपने पेपर क्लियर किया, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिल गया, ठीक। इसमें कॉन्ट्रैक्टर का रोल कहां है, कहीं नहीं है। सो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर में यहां पर आपका है, इट इज बेस्ड ऑन द टर्म्स दैट आर नेगोशिएटेड विद द कॉन्ट्रैक्टर। जैसे कि आपने कह दिया कि सर मैं 6 महीने के लिए अवेलेबल रहूंगा, 6 महीने के लिए मैं काम कर सकता हूँ आपके पास। उसने पूछा, उसके बाद बोला कि मुझे वापस गांव जाना है फसल काटने, राइट। तो 6 महीने तक वो आपको रोजगार देता रहेगा, 6 महीने के बाद वो अपने आप निर्धारित करेगा कि कैसे उससे किससे काम कराना है, राइट। फिर ये आता है आपका फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट। तो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट में पहले ही टर्म आधारित हो जाएगा, जैसे कि 6 महीने आधारित हो गया। तो कंपनी ने आपसे पूछा कि सर कितने महीने आप काम करना चाहेंगे, तो आपने कहा सर 3 महीने। कंपनी ने कहा नहीं, लेकिन हम तो 6 महीने का स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, 6 महीने आप काम करके देखिए, आपको पसंद आए तो ठीक, ना पसंद आए तो वी कैन थिंक ऑफ समथिंग एल्स, राइट। तो कंपनी क्या है, कंपनी और एम्प्लॉय जो है वो साथ मिलके आपस में बैठ के नेगोशिएट कर लेते हैं यहाँ पे, लेकिन टाइम पीरियड पहले डे 1 पे फिक्सेट हो जाएगा, टाइम पीरियड डे 1 पे फिक्सेट हो जाएगा कि इस रूप से जो है इतने दिन के लिए काम मिल पाएगा, ठीक। सो एम्प्लॉयमेंट 6 महीने के बाद, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 6 महीने था, तो अपने आप यहाँ पे लैप्स हो जाएगा। लैप्स होने से पहले ही कंपनी को आपसे दोबारा दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दोबारा आपके साथ जो है वो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है लैप्स होने से पहले, इसका मतलब आप मानिए कि कॉन्ट्रैक्ट लैप्स होने के बाद कंपनी आपसे काम नहीं लेना चाहती, ठीक है जी, कंपनी आपसे काम नहीं लेना चाहती। सो एम्प्लॉयमेंट लैप्सेस ऑन कंप्लीशन ऑफ टर्म अनलेस इट इज रिन्यूड, अनलेस इट इज रिन्यूड। अगर यहाँ पे रिट्रेंचमेंट की अगर मैं बात करूं, तो रिट्रेंचमेंट यहाँ तो 100% पॉसिबल है। मुझे फॉर एग्जांपल अपने कॉन्ट्रैक्टर का किया हुआ काम पसंद नहीं आया, मैं कॉन्ट्रैक्टर को ही फायर कर दूंगा, खत्म, कि भाई जा, ये आपसे जो क्वालिटी ऑफ वर्क हमने डिमांड किया था वो सही नहीं है। तो वो भी, अगर परमानेंट एम्प्लॉयर है तो परमानेंट एम्प्लॉई है, तो परमानेंट एम्प्लॉय नोटिस पीरियड होता है, नोटिस हैज टू बी गिवन फॉर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे दो चीजें हैं। जब तक वर्कर काम पे है, मान लीजिए 6 महीना है, तो 6 महीने में मान लीजिए मुझे चौथे महीने के बाद इसे निकालना है, तो 1 महीने का नोटिस पीरियड रहेगा, 1 महीने का नोटिस पीरियड रहेगा, 1 महीने का नोटिस पीरियड दे के ही मैं इसे निकाल सकता हूँ, ठीक। तो अगर मुझे इसे 5वें महीने में निकालना है, तो मुझे चौथे महीने के स्टार्टिंग में इसे बताना होगा कि भाई अगले महीने से आपको काम पे नहीं दे सकते, आपका काम सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ठीक। और अगर आप 6 महीने बाद निकालना चाहें तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप इसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू मत करिए, ऑटोमेटिकली ये छटनी की काउंटिंग में आएगा कि छटनी हो चुकी है कंपनी में, ठीक है, अंडरस्टूड, समझ में आई इतनी बात। नेचर ऑफ वर्क क्या होता है, नेचर ऑफ वर्क यहाँ पर हमेशा ऐसा काम जो
स्थायी रूप से कंपनी के अंदर हो रहा है, रूटीन वर्क जिसकी रेगुलरली रिक्वायरमेंट है काम की, वहां पर आपका परमानेंट एम्प्लॉयमेंट देखा जाएगा। ठीक। फिर कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर वहां देखा जाता है जो कि आपका आकस्मिक कार्य होता है, आकस्मिक, जरूरत पड़ी बुलाया, नहीं जरूरत पड़ी हटाया। ठीक। जैसे कि मुझे अपनी पूरा का पूरा जो है अपनी एस्टैब्लिशमेंट को पेंट कराना है, तो पेंट कराने के लिए, अब इतनी बड़ी बिल्डिंग को पेंट कराने के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्टर को हायर पे रखा, उसे पूरा काम दिया, उसने 100 लेबर लेके आया और पेंटिंग का कार्य शुरू हो चुका है। अब सर इस कॉन्ट्रैक्टर को या इस लेबर को, इस तरह की लेबर को आप क्या परमानेंटली हायर करेंगे? क्या परमानेंटली हायर कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते सर, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सही कर रहे हो आप दीपक, बिल्कुल सही कर रहे हो आप, कि जो कंपनी के द्वारा पीएफ और ये जो दिए जाते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए जाते हैं वर्कर्स के, वो कम हो जाते हैं, इसीलिए कंपनियां ज्यादातर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट पे जा रही हैं। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ जी, तो यहाँ पे आते हैं फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में। सर ऐसा कार्य यहाँ पे ना स्पेसिफाइड नहीं है। अब देखना, ध्यान से समझना एक बात को, एक्चुअली हो क्या रहा है, हमारी इकोनॉमी आज की डेट में ट्रांजिशन स्टेज में है। आज की डेट में ट्रांजिशन स्टेज में है। अब मान लो बस एग्जाम्पल के रूप में मान लो, मैं अपने ही सेक्टर का आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, एजुकेशन इंडस्ट्री का, एजुकेशन सेक्टर का। ठीक, इंडस्ट्री तो नहीं कहेंगे। तो एजुकेशन सेक्टर में पिछले 1 साल पहले, कोरोना से पहले, हमारे पास ज़्यादातर टीचर्स ऐसे थे, ज़्यादातर हमारे पास वर्कर्स जो थे वो कैसे थे, जो कि सर फिजिकली ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना जानते थे या वाइट बोर्ड पे पढ़ाना जानते थे, राइट? तो बोर्ड के सामने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक। लेकिन आप देख सकते हो कि इकोनॉमी कितनी तेजी से ट्रांजिशन कर रही है, और ये कोरोना के कारण नहीं है, ये टेक्नोलॉजिकली होगा। आने वाले समय में ऐसे आपको सेक्टर्स ट्रांजिशन करते दिखेंगे बहुत तेजी से। ठीक है। तो अचानक से नीड बढ़े कि नहीं, अब ये इनकी जरूरत नहीं है, ऐसे लोग चाहिए जो बेसिकली कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठ के पढ़ा सकें, मतलब टेक्नोलॉजी से भी थोड़ा सा नो हाउ हो, और पीपीटी बनाने की क्षमता हो जिनके अंदर, और मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज करने की उनको जो है ज्ञान हो थोड़ा बहुत, राइट? और वो जो है वो मतलब कॉन्वर्स कर सके, अगर मान लीजिए कोई टेक्निकल डिफिकल्टी आ जाए तो इतना बेसिकली रिजॉल्व खुद से कर सके, हर जगह पर एक व्यक्ति की जरूरत ना पड़े, है ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल अपनी क्लास खुद लगानी होती है हमें, तो हम अपनी क्लास खुद ही स्ट्रीम कर लेते हैं, आप तक खुद ही पहुंच जाते हैं, राइट? टाइम देख लिया, अच्छा इतने बजे है, 5 मिनट पहले आके बैठ गए, 5 मिनट पहले फटाफट स्ट्रीम कर दिया और आप तक पहुंच गए। ठीक। अब उसके बीच में अगर कोई दिक्कत आ जाए तो मुझे जरूरत पड़ेगी किसी और की, है ना? और वो भी हम मैसेज से ही यहाँ से अपना कम्युनिकेशन के जरिए कर लेंगे रिजॉल्व। तो ऐसा व्यक्ति चाहिए ना, आप खुद समझ रहे हैं, ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बेसिकली ये सारा कार्य कर सके। तो जहां ट्रांजिशन होता है इकोनॉमी में, जहां बदलाव होते हैं बहुत तेजी से, वहां पर परमानेंट लेबर को हायर कर पाना, परमानेंट एम्प्लॉय को हायर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है इंडस्ट्री के लिए। अब आप खुद सोचिए कि अगर किसी इंडस्ट्री ने 100 या उससे अधिक ऐसे टीचर रख रखे हैं जो ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़ा सकते हैं, व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ा सकते हैं, वो तो बेचारी आज के समय में कैसे गुजारा कर पा रही होगी, है कि नहीं? हाँ या ना? जैसे कि सरकार सर, अब आप सरकारी स्कूलों की हालत देखिए, सरकारी स्कूलों के टीचर जो हैं बेचारे, वो कोप अप ही नहीं कर पा रहे। साल भर होने को आया, वो बेचारे कोप अप नहीं कर पा रहे, उन्हें आज तक समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पढ़ाएं हम ऑनलाइन मीडिया के जरिए। मेरी बात समझ में आई? और प्राइवेट पे आप ये कंडीशन थोप नहीं सकते, प्राइवेट सेक्टर पे आप ये कंडीशन थोप नहीं सकते, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर फिर इनोवेटिव नहीं होगा, आर एंड डी नहीं करेगा, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट नहीं करेगा। तो जब आप इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से देखते हो ना, तो आपको थोड़ा बहुत लिबर्टी देने की जरूरत होती है। लेकिन लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि पूरी रूप से लेबर को एग्जॉस्ट कर दिया जाए, या पूरी रूप से लेबर को जो है खत्म कर दिया जाए, एक्सप्लॉइट कर दिया जाए। ठीक है। तो वहां उस एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए, मतलब उसके बीच में एक बैलेंस स्टैब्लिश करने के लिए लेबर लॉस की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपको समझ में आ रही है मेरी बात तो, राइट? और बस लेबर लॉस का काम यही है कि एक्सप्लॉइटेशन नहीं होने देना, लेकिन कभी भी उसका उसका काम ये नहीं है कि डेवलपमेंट की प्रोसेस में ही अड़चन बन जाना, डेवलपमेंट ही ना होने देना, राइट? तो मुझे लगता है कि काफी हद तक ये जिस तरह का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, ये ज्यादातर आपका ट्रांजिशन इंडस्ट्रीज में देखने को मिलेगा। ऐसी इंडस्ट्रीज जो आज की डेट में एक इवोल्यूशन की प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ रही हैं, वहां पर ज्यादातर ऐसा एम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है जी, समझ में आई बात आपको हमारी? नेक्स्ट आता हूं मैं रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस पे।
रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस पे दूसरा एक्ट है, दूसरा एक्ट अब कंपेयर करने जा रहा हूं नए कानून से, 2019 के बिल से और 2020 के कानून से। ठीक, ट्रेड यूनियंस एक्ट ऑफ 1926, ये कानून को सब्ज्यूम किया रहा है, राइट। ये कानून अब एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगा। तो हमारा ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 क्या कह रहा था यूनियन के लिए? कह रहा था एक ट्रेड यूनियन जो है अपने आप में एक रजिस्टर्ड होगी ओनली इफ इट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल द वर्कर्स और 100 वर्कर्स whichever is less are members of the union on the date of application। तो इसने बेसिकली यूनियन को डिफाइन कर रखा था। कह रहा है कि एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कौन सी होगी? ऐसी ट्रेड यूनियन जो रजिस्ट्रेशन के दिन, एप्लीकेशन सबमिट करने के दिन, जिसके पास कम से कम 100 लोगों की सदस्यता हो या फिर 10% श्रमिकों की सदस्यता हो, जो भी दोनों में से नंबर कम है, कम से कम इतना तो होना चाहिए, तभी आप इसे रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कहेंगे, तभी ये रजिस्ट्रेशन इसका हो सकता है कंप्लीट। मैंने कहा ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। फिर कहता है कि सेम ही क्राइटेरिया अप्लाई होता है आपका नए कानून में भी। हमने कहा ये भी सही है, क्योंकि यहां पर तो कोई भी प्रॉब्लम है नहीं। ये डेफिनेशन अपने आप में क्लियर है कि अगर रजिस्ट्रेशन कराना है हमें ट्रेड यूनियन का तो 10% सदस्यता चाहिए, 10% ऑफ द वर्कर्स आर व्हाट इज नीडेड हियर। ठीक, लेकिन जो नीचे जो आपके पास आ रहा है ये नेगोशिएटिंग यूनियन, वार्ता संघ, ये बिल्कुल ही नया प्रावधान है। अब एक्चुअली होता क्या था सर, मैं आपको प्रैक्टिकल एकदम एग्जाम्पल देके बताता हूँ। कोई भी इंडस्ट्री ले लो आप, कोई भी बड़ी इंडस्ट्री ले लो आप, ठीक, मान लीजिए ऑटोमोबाइल ही ले ली हमने। अब ऑटोमोबाइल में एक है जो कि आपका प्लास्टिक के पार्ट से डील कर रही है, गाड़ी में जो प्लास्टिक के पार्ट्स लगते हैं, फिट होते हैं, उनसे डील कर रही है। एक है सर जो आपकी इंजन की फिटिंग और इंजन की जो है मापदंड उनको चेक करने, टेस्टिंग वेस्टिंग करने में सब लगी है, प्रोड्यूस करना, टेस्टिंग करना, उसे जोड़ करना ना, वो सब करना उसमें लगी है। तीसरा वर्कर हो सकता है सर जो कि आपका सारे के सारे इसको पार्ट्स को फिट करने में लगा है, राइट, कि सारे के सारे पार्ट को हम असेंबल कर लेंगे, तो ये असेंबलिंग का पार्ट है, असेंबली लाइन का, राइट। तो मान लीजिए अब ये 3 ट्रेड यूनियंस बन गई मेरे पास, 10-10% मेंबरशिप आ गई और 3 तरह की ट्रेड यूनियंस बन गई, 3 तरह की ट्रेड यूनियंस बन गई। अब यहां पर होता है सर डिस्प्यूट, मान लीजिए यहां हो जाता है डिस्प्यूट, ठीक, किसके बीच में? एम्प्लॉयर के बीच में और एम्प्लॉइज के बीच में। तो सर तीनों ट्रेड यूनियंस उतर पड़ेंगी, 1 2 3, तीनों की भाई मैं रिप्रेजेंट करूंगा, मैं बात करूंगा। तो ट्रेड यूनियन 1 बात कर रही है अपने हक के लिए कि भैया हमें ये मिल जाए, ट्रेड यूनियन 2 बात कर रही है अपने हक के लिए कि हमें ये मिल जाए, ट्रेड यूनियन 3 बात कर रही है अपने हक के लिए। वो एक कहानी सुनी होगी बचपन में आपने, राइट, बचपन में एक कहानी सुनी होगी कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में फायदा किसका होता है? सुनी नहीं सुनी? कि 2 बिल्लियां बचपन में 2 बिल्लियां जो है वो रोटी के लिए लड़ रही थी, तो फायदा किसका हो गया उसमें? बिल्कुल सही बात, बंदर का, राइट। तो यही कहानी यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, यही कहानी बिल्कुल यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, जहां तीनों ट्रेड यूनियंस अपने अपने नजरिए से सोच के नेगोशिएट करने उतरी हैं, अपने अपने नजरिए से नेगोशिएट करने उतरी है, तो फायदा किसका हो रहा है सर? तीनों को लड़वा के इसका हो रहा है, इसका हो रहा है, राइट। जो मैनेजमेंट है, सुपरवाइजरी स्टाफ है, इसका हो रहा है। कई बार नुकसान भी होगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा लॉस या हमेशा प्रॉफिट ही होगा, नुकसान भी होगा, प्रोडक्शन की प्रोसेस कम हो सकती है, प्रोडक्शन की प्रोसेस पे सवालिया चिन्ह लग सकता है, राइट। तो ये सिचुएशन कहीं भी जा सकती है जहां पर अलग अलग तरह का रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। तो हमने कहा ऐसे में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है कि एक सिंगल एंटिटी से डील करने के लिए नेगोशिएटिंग यूनियन का गठन किया जाए, नेगोशिएटिंग यूनियन का गठन किया जाए। अब ये नेगोशिएटिंग यूनियन क्या होगी? केवल यही बॉडी होगी जो वार्तालाप करेगी, सभी मांगों को रखेगी, किस पर क्या विचार हो रहा है, क्या चीज हो रही है ना, कहां तक मानने को तैयार है, वो सारी चीज नेगोशिएट करने का काम इन्हीं का है। और ऑब्वियस सी बात है कि इस नेगोशिएटिंग यूनियन में तीनों ही यूनियंस की मेंबरशिप होनी चाहिए, तीनों ही यूनियंस में से लोग इसके अंदर होने चाहिए, चाहे वो ट्रेड यूनियन 1 हो या 2 हो या 3 हो। तो तीनों ट्रेड यूनियंस के लोग अगर यहाँ पर नेता आ गए हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए हैं, तो तीनों ही सक्षम है एक ड्राफ्ट लेटर प्रपोज करने में कि हमारी मांगे हैं, और सामने वाले से
सामने वाले से नेगोशिएट करने में। अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक बढ़िया स्ट्रैटेजी है नेगोशिएट करने के टर्म्स में, क्योंकि जब तीनों अपनी मांग रख रहे हैं तो तीनों एक दूसरे के व्यू पॉइंट्स को भी ऑनर कर रहे हैं ना। वो कह रहा है कि जो इंजन वाला बंदा है, जो इंजन वाले जो डील कर रहे हैं वर्कर्स, उनकी भी इंपॉर्टेंस है उतनी ही है जितनी असेंबली लाइन वाले वर्कर्स की है, और उतनी इंपॉर्टेंस प्लास्टिक के पार्ट्स जो फिट कर रहे हैं वर्कर्स उनकी है। कोई भी कम नहीं है, हर वर्कर की नीड, हर वर्कर की जो मांग है वो सही है अपने आप में, और तो एक दूसरे की मांग को जब आप अप्रिशिएट करने चले जाते हो तो वहां से नेगोशिएट करना ईजी हो जाता है, वहां पर लड़ाइयां नहीं होंगी आपस में, ठीक है ना। सो नेगोशिएटिंग यूनियन काउंसिल जो है, नो प्रोविजन, पहले कानूनों में कोई प्रोविजन था ही नहीं, प्रावधान था ही नहीं, लेकिन 2019 का कोड कहता है कि ट्रेड यूनियन होगी ऐसी ट्रेड यूनियन जिसमें 75% वर्कर्स मेंबर्स होंगे, जिसमें 75% वर्कर्स होंगे। तो अगर मेरे पास 3 ट्रेड यूनियंस हैं, 1 2 3, TU1 TU2 TU3, मेरे पास मान लीजिए इसमें 75% वर्कर्स हैं, इसमें मेरे पास 15% वर्कर्स हैं, इसमें मेरे पास 10% वर्कर्स हैं, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली ट्रेड यूनियन 1 बिकम्स माय नेगोशिएटिंग यूनियन। इसमें ट्रेड यूनियन 2 की तरफ से मेंबर आ सकता है या ट्रेड यूनियन 3 की तरफ से मेंबर आ सकता है, लेकिन ट्रेड यूनियन 1 का इसमें दबदबा रहेगा। ट्रेड यूनियन 1 का इसमें दबदबा रहेगा क्योंकि सबसे ज्यादा मेंबरशिप यहाँ है, सबसे ज्यादा मेंबर्स यहाँ पे हैं, तो ऑटोमेटिक सी बात है ना, वही डेमोक्रेसी प्रोसेस में जैसा होता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। फिर जिसके पास 75% आ गया, हो गया। हालांकि 2020 के कानून में इसको 75 से 51 किया गया है, 51% इसको किया गया है। फिर कहता है अगर किसी भी यूनियन के पास इतनी मेंबरशिप नहीं है, 75% की मेंबरशिप नहीं है, तो नेगोशिएटिंग काउंसिल का गठन किया जाएगा। नेगोशिएटिंग काउंसिल ऐसी काउंसिल जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे हर यूनियन से, और सभी यूनियंस के रिप्रेजेंटेटिव जिनके पास 10% वर्कर्स एज मेंबर्स प्रेजेंट हैं। तो सर ऑब्वियस ही बात है कि जब रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है तो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के पास 10% मेंबर्स तो होंगे ही होंगे, तो ऑटोमेटिकली जितनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस है जिनके पास 10% से अधिक मेंबर्स हैं, वो अपना एक एक रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेज देंगे काउंसिल के अंदर, नेगोशिएटिंग काउंसिल का गठन होगा। अब ये नेगोशिएटिंग काउंसिल ही नेगोशिएटिंग यूनियन की भूमिका निभाएगी। समझ में आई बात? 2020 के अंदर कानून के अंदर क्या बदलाव है? 2020 का कानून कहता है कि भैया सोल नेगोशिएटिंग यूनियन, if there was one more than one registered trade union of working establishment, the trade unions having more than 75% of workers as members will be recognized as sole negotiating union। 2020 का बिल इस थ्रेशोल्ड को लोअर करके 51 पे ले आता है। 51% ऑफ वर्कर्स जिस यूनियन में हो वो है सर आपकी, दैट विल बी कॉल्ड एज नेगोशिएटिंग यूनियन, वो है आपकी नेगोशिएटिंग यूनियन, ठीक है। फिर नेगोशिएटिंग काउंसिल क्या है सर? व्हाट इज नेगोशिएटिंग काउंसिल? इन केस देर इज नो ट्रेड यूनियन इज एलिजिबल एज सोल नेगोशिएटिंग यूनियन, अगर कोई भी आपकी ट्रेड यूनियन एलिजिबल नहीं है, 51% वर्कर्स नहीं है, तो नेगोशिएटिंग काउंसिल का गठन किया जाएगा। 2019 का बिल कह रहा था कि नेगोशिएटिंग काउंसिल विल बी फॉर्म्ड कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियंस व्हिच हैव एटलीस्ट 10% ऑफ वर्कर्स एज मेंबर्स, ठीक। 2020 का बिल क्या करता है? 2020 का बिल इसी थ्रेशोल्ड को बढ़ा के 20% कर देता है। अब यहां पर क्रिटिसिज्म यही हो रहा है, इसका क्रिटिसाइज्म यही हो रहा है कि भैया एक तरफ आपने डेफिनेशन रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की रख ली है 10% पे, और वहां मापदंड बढ़ा के कर दिया 20% का, वहां मापदंड बढ़ा के कर दिया 20% का। तो इससे होगा क्या कि कुछ ट्रेड यूनियन जिनके पास 12% मेंबर्स होंगे, 15% मेंबर्स होंगे, वहां से मेंबर्स नहीं आ पाएंगे, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाएगा। तो यही कह रहा था कि रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस के लिए भी आप मापदंड बढ़ा के 20 कर दो। समझ में आया डिफरेंस क्या है? यस और नो? ठीक है जी, वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं हम क्लोजर, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट के प्रावधान क्या है।
क्लोजर, ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट के प्रावधान क्या है? तो ये मुझे बस आपको 2020 वाला बताना है। 2019 और 2020 के बिल में क्या फर्क है? 2019 का ये लिखा हुआ है, 2020 का ये लिखा हुआ है। कहता है प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट वाज रिक्वायर्ड। तो 2019 बिल के अंडर एक एस्टैब्लिशमेंट जिसमें 100 वर्कर्स हैं, उसमें रिक्वायरमेंट थी कि उसे पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार की, बिफोर क्लोजर ऑफ द इंडस्ट्री और लेइंग ऑफ वर्कर्स और रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कर्स। तो थ्रेशोल्ड कितने का बना दिया था? 100 वर्कर का। ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जिसमें 100 वर्कर हो उसे परमिशन सीक करनी पड़ेगी। Layoff refers to an employer's inability to continue giving employment to a worker in the face of adverse business conditions. Layoff अपने आप में रेफर करता है एक एम्प्लॉयर, मतलब नियोक्ता की मजबूरी को, इनेबिलिटी को, कि भैया वो अब किसी और को रोजगार देने लायक नहीं रहा, मतलब कि बहुत खराब बिजनेस की कंडीशन चल रही है, नहीं रख सकता, तो इसलिए फायर कर रहा है, ले ऑफ कर रहा है, राइट। जबकि रिट्रेंचमेंट रेफर करता है टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ द वर्कर फॉर एनी रीजन अदर देन डिसिप्लिनरी एक्शन, राइट। 2020 का बिल हमारा क्या कहता है? 2020 का बिल कहता है कि नहीं, ये 100 वर्कर्स नहीं, दिस रिक्वायरमेंट विल नाउ बी 300 वर्कर्स। 300 वर्कर्स जिस इंडस्ट्री में है वहां पर परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब कि क्या हुआ, अगर किसी इंडस्ट्री में 250 वर्कर हुए, 250 वर्कर हुए, तो क्या वहां परमिशन लेनी है सरकार की इन्हें हटाने के लिए, इनको क्लोजर करने के लिए इंडस्ट्री को? नहीं सर, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देयर इज नो नीड टू सीक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब यही इसका क्रिटिसिज्म भी है, यही कहा भी जा रहा है कि सर यहां पर इंडस्ट्रीज क्या करेंगी, 250 वर्कर, 260, 270, 280 वर्कर रख के काम कराने की कोशिश करेंगी। लेकिन एक बात और समझ लीजिए कि ये इंडस्ट्रीज जब फॉल्टर करेंगी, जब एकदम फेलियर की कगार पे होंगी, तो ये बंद करके चली जाएंगी और एम्प्लॉयर जो है वो बेचारा परेशानियों का सामना कर सकता है। लेकिन सरकार की भी मजबूरी समझिएगा सर, यहाँ पे सरकार की मजबूरी, सरकार ने 100 का थ्रेशोल्ड लगाती तो इंडस्ट्रीज कभी भी 100 के नंबर को ही पार ना करती, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ही क्रिएट ना करने जाती। सरकार ने कहा भाई कि इस समय अभी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरीके से वर्कर्स आ रहे हैं ना, जनरेशन बाय जनरेशन, जैसे जैसे साल दर साल हमारे पास वर्कर्स बढ़ रहे हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए इन सारे लोगों को नौकरियां प्रोवाइड कर पाना। सो वर्क अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने के लिए सरकार का यह निर्णय है। 300 वर्कर्स की इंडस्ट्री जो है वो परमिशन सीख करेगी, उससे कम की नहीं, उससे कम की नहीं। नाउ देयर आर पावर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिवाइज द थ्रेशोल्ड। सरकार चाहे तो इस थ्रेशोल्ड को रिवाइज कर सकती है, रिवाइज मतलब बढ़ा सकती है, कम कर सकती है। बिल कहता है कि बढ़ा सकती है और कम भी कर सकती है, लेकिन 2020 का बिल कहता है कि केवल और केवल इंक्रीज अलाउड है नोटिफिकेशन के जरिए, डिक्रीज अलाउड नहीं है, डिक्रीज अलाउड नहीं है। मतलब कि जो रिलैक्सेशन दे दिया वो दे दिया, बिल्कुल परमानेंसी लिया है। आप देख रहे हो पॉलिसी में एकदम क्लियर कट इकोनॉमी को फैसिलिटेट करने जा रहा है, इकोनॉमी को फैसिलिटेट करने जा रहा है। और इसीलिए लेबर लॉ के जो एक्सपर्ट्स थे ना, वो यही कह रहे थे कि हो सकता है कि इसमें लेबर थोड़ा सफर करे, इकोनॉमी में लेबर थोड़ा सफर करे। लेकिन सर वही मेरा कहना भी है कि अगर आप वेजेस के प्रावधान इतने स्ट्रांग कर रहे हो, सबके लिए एप्लीकेबिलिटी लेके आ रहे हो, तो एक तरफ से आपने ये तो समझ ही लिया है कि भैया लेबर को काम करना ही पड़ेगा। बिना काम किए जो उसको मिल पा रहा था पहले पैसा या कॉम्पनसेशन और ये सब चीजें, वो सर इंडस्ट्रीज के लिए ठीक नहीं है, इंडस्ट्रीज उसको सस्टेन नहीं कर सकती, ठीक है ना। और एकदम ही उस सेटअप को मान लेना, सोशलिस्टिक सेटअप को, कि एम्प्लॉयर हमेशा ठीक है और इंडस्ट्री हमेशा गलत है या मैनेजमेंट हमेशा गलत है, वो भी खराब प्रथा है। क्योंकि उसमें इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर रही हैं, और ग्रो ना करने के वजह से एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी ग्रो नहीं कर रही हैं, ठीक है ना। तो बैलेंसिंग आउट स्ट्रैटेजी और कुछ नहीं है। समझ में आई सर बात? ये सुनो। चलिए ग्रेट।
नेक्स्ट आते हैं फिर नया प्रोविजन क्या है सर बिल के अंदर? व्हाट इज द न्यू प्रोविजन अंडर द बिल? So disputes relating to termination of individual worker, the 2020 bill classifies any dispute in relation to discharge, dismissal, retrenchment or otherwise termination of services of an individual worker to be an industrial dispute. नया जो 2020 का हमारा जो बिल है, 2020 का जो कानून है, वो कहता है कि किसी भी तरह का डिस्प्यूट जो टर्मिनेशन से रिलेटेड है एक इंडिविजुअल वर्कर के, राइट, it classifies any such dispute in relation to discharge or dismissal or retrenchment or otherwise termination of services of an individual worker to be an industrial dispute. तो ये क्या कर रहा है कि अगर कोई वर्कर फायर किया गया, कोई वर्कर को रिट्रेंचमेंट के अंदर निकाला गया या उसको डिसमिस किया गया और उस पर अगर डिस्प्यूट बनता है, अगर उस पर कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है या बातचीत हो रही है, सो वो अपने आप में एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की कैटेगरी में आएगा। और ऐसे में वर्कर क्या कर सकता है? वर्कर कैन अप्लाई टू इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल फॉर एडजुडिकेशन ऑफ द डिस्प्यूट। एडजुडिकेशन मतलब ट्राइब्यूनल के अंदर आएंगे, ट्राइब्यूनल के अंदर जज होंगे, राइट, जो पूरे के पूरे केस को सुनेंगे, दोनों पार्टीज को सुनेंगे, इसके ग्रीफ को सुनेंगे, वर्कर की समस्या क्या आ रही है, एम्प्लॉयर की तरफ से ग्रीफ को सुनेंगे कि इसको क्या समस्या आ रही है, दोनों को सुन के जो अपना डिसीजन दे देंगे। ठीक है, समय सीमा भी सुनिश्चित कर दी है, कैन अप्लाई टू द ट्राइब्यूनल 45 days आफ्टर द एप्लीकेशन फॉर कंसिलिएशन ऑफ द डिस्प्यूट वाज मेड। तो कंसिलिएशन की एप्लीकेशन के 45 दिन बाद, ठीक है, ट्राइब्यूनल के पास जो है केस रेफर किया जा सकता है। कंसिलिएशन क्या होता है? कंसिलिएशन याद है? कंसिलिएशन, व्हाट इज कंसिलिएशन? कंसिलिएशन इज द वेरी प्रोसेस इन विच देयर विल बी एन इंटरमीडियरी, जिसको हम कंसिलिएशन ऑफिसर भी कहते हैं। कंसिलिएशन ऑफिसर भी कहते हैं। तो जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है, तुरंत कंसिलिएशन की प्रोसेस शुरू होती है। कंसिलिएशन की प्रोसेस का मतलब दोनों के बीच में बिठाना है और दोनों के बीच में मीडिएट कराना है। जब लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या होता है? ये वाला पक्ष इसकी बात नहीं सुनता और ये वाला पक्ष इसकी बात नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि दोनों बोल रहे हैं, दोनों लड़ रहे हैं। ठीक, तो बीच का जो ये व्यक्ति है वो क्या करेगा? इसकी बात को सुनेगा, सुन लिया, फिर इसकी बात को सुनेगा, सुन लिया, फिर दोनों को एक दूसरे की बात सुना देगा, दोनों को एक दूसरे की समस्या समझा देगा। कहेगा देखिए भाई साहब वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप समझिए कि ये दिस आर द कंस्ट्रेंट्स दैट ही इज फेसिंग, राइट। इसको समझा देगा दैट दीज आर द चैलेंजेस दैट द अदर पर्सन इज फेसिंग। देखा ना आपने कई बार शादियां जब दोनों मियाँ बीवी में जब टकराव हो रहा होता है, एकदम पति पत्नी झगड़ा कर रहे होते हैं, तो कई बार जो है उनको काउंसलिंग की सलाह दी जाती है कि काउंसलिंग ले लो आप। तो काउंसलर करता क्या है? काउंसलर करता क्या है? दोनों से बैठ के बात करता है कि हाँ भैया बताइए क्या समस्या है। तो उसका रोल इतना ही है कि बस उसे बात सुननी है, और जब वो बात हो रही है तो सामने वाला पार्टी अपने आप बात सुन रही है ना, कि भाई उसको क्या चैलेंजेस हैं या क्या उसको समस्याएं हैं। तो कंसिलिएशन ऑफिसर का भी यही काम है कि उसे बैठना है और सुनना है दोनों पार्टियों को, और इससे क्या होगा? अपने आप बातचीत से समाधान निष्कर्ष निकल पाएगा। अगर निकल जाता है ठीक, नहीं निकलता तो फिर अपने आप 45 दिन के अंदर लेबर जा सकता है इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में और अप्लाई कर सकता है एडजुडिकेशन के लिए। एडजुडिकेशन का मतलब आप समझते हैं, आई थिंक आर्बिट्रेशन की बात हो रही है। ठीक है जी, मतलब निर्णय जो है वो एक तीसरी पार्टी लेगी, अब फैसला वो सुनाएगी। दोनों पार्टीज अब ये कह रही है कि हमारे बस की नहीं है निर्णय लेना, इस पर इसको रिजॉल्व कर पाना। आप सुनो, आप समझो, आप निर्णय दो, आपके हिसाब से बेस्ट क्या है। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं हम स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स के केस में। तो पुराना कानून क्या कहता है? आईडीए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट कहता है फॉर पब्लिक सर्विस यूटिलिटी, सार्वजनिक सेवा उपयोगिताएं जहां पर भी हैं, स्ट्राइक और लॉकआउट में दे कैन नॉट बी कंडक्टेड अनलेस अ नोटिस ऑफ 14 days इज प्रोवाइडेड। बिना 14 दिन का नोटिस दिए बगैर स्ट्राइक और लॉकआउट नहीं किए जा सकते, और नोटिस जो है वो 6 हफ्ते पहले तक वैलिड रहता है। ठीक है, मतलब कि अगर आज हमें करना है, मान लीजिए 1 फरवरी को हमें स्ट्राइक पे जाना है, तो 1 फरवरी से आप जो है 14 दिन पहले नोटिस आ जाना चाहिए, 14 days पहले कम से कम। और 14 दिन पहले से लेके कब तक नोटिस दिया जा सकता है? 6 हफ्ते पहले तक, 6 weeks बिफोर द डेट। तो 6 हफ्ते से लेके 14 दिन के बीच में कभी भी नोटिस जारी किया जा सकता है। नोटिस देने के बाद ही स्ट्राइक और लॉकआउट होगा। अब आपको लगेगा सर
हड़ताल करने के लिए इतना लंबी अवधि का नोटिस क्यों देना भाई? तो आप समझिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा है पब्लिक सर्विस यूटिलिटीज, सार्वजनिक सेवाएं, उपयोगिताएं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका उपयोग सार्वजनिक मतलब पब्लिक करती है, जनरल पब्लिक। और यहां हम डेफिनेटली नहीं चाहेंगे कि जनरल पब्लिक को कोई हार्म हो। अब आप खुद सोचो कि अगर स्टेट का ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट अगर स्ट्राइक पे जा रहा है ना, बस ड्राइवर्स और बस कंडक्टर्स अगर स्ट्राइक पे जा रहे हैं, तो सर ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन पूरा ठप हो जाएगा स्टेट का। और ऐसे में जनरल पब्लिक जो है, आप और हम जैसी जनता जो है, जो बसों में ट्रैवल करती है, उसको दिक्कत होगी ना, वो अपना दिन भर का कार्य नहीं कर पाएगी। क्रंच आएगा सप्लाई साइड से, ना काम पे जा रहे हैं ना काम हो पा रहा है, उसके कारण बाकी सारे सेक्टर्स भी प्रभावित होंगे। तो ऐसे में आईडीए कहता है कि केवल पब्लिक सर्विस यूटिलिटी, सार्वजनिक सेवाएं उपयोगिताओं में 14 दिन पहले का नोटिस आएगा कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 6 हफ्ते पहले तक आप कर सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ 6 वीक्स तक ये वैलिड रहता है नोटिस। ठीक। नया प्रावधान क्या कहता है सर? नया प्रावधान ये सभी एस्टैब्लिशमेंट्स पे लागू कर देता है। कहता है पब्लिक सर्विस यूटिलिटी हो या किसी भी तरह की यूटिलिटी हो, कोई भी तरह का गुड सर्विस मैन्युफैक्चर कर रहे हो, राइट? अब वो साबुन बनाने वाली कंपनी क्यों ना हो, अब साबुन बनाने वाली कंपनी पब्लिक सर्विस यूटिलिटी में नहीं आती, पब्लिक सर्विस यूटिलिटी में नहीं आती, राइट? साबुन ही तो बना रही है सर। सो लेकिन कहता है कि अगर अब स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स होंगी किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में, तो यही प्रावधान रहेगा, चाहे वो पब्लिक सर्विस यूटिलिटी हो, चाहे वो आपकी इसके अलावा बाहर की इंडस्ट्री भी हो तो भी। ठीक है जी। So same provisions of strike and lockouts they have been extended to all establishments. 360 डिग्री जाके इसने सारे establishment पे लागू कर दिया ये। And validity period of the notice has been amended from 6 weeks to 60 days. 6 सप्ताह से 60 दिनों तक संशोधन किया गया इसमें। 6 वीक से 60 डेज, 6 सप्ताह से 60 दिनों तक संशोधन किया गया है। ले ऑफ के प्रावधान क्या है? ले ऑफ छटनी करने के प्रावधान पहले 100 दिन का था, बता दिया मैंने आपको, 100 दिन का था, 100 वर्कर्स के ऊपर एप्लीकेबल था, 100 या मोर वर्कर्स जहां पर भी हैं वहां पर छटनी का प्रावधान था। यही सेम प्रोविजन रिटेन कर लिया था, राइट, 2019 के बिल ने भी, लेकिन 2020 में इसे चेंज कर दिया हमने। छटनी करने के प्रावधान को हम ले गए अब 300 पे। 300 और मोर वर्कर्स अगर हैं तो सरकार से परमिशन सीख करनी पड़ेगी, वरना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वरना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं वर्कर रीस्किलिंग फंड पे। वर्कर रीस्किलिंग फंड पे तो पहले कोई प्रावधान नहीं था, देयर वाज नो प्रोविजन ऑफ वर्कर रीस्किलिंग फंड। लेकिन अब क्या कह रहा है? दैट द फंड विच विल कंसिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम एम्प्लॉयर्स इक्वल टू 15 days wages of every retrenched worker। तो नियोक्ताओं के योगदान से प्रत्येक सेवानिवृत्त कर्मचारी के 15 दिनों के वेतन के बराबर होता है। 15 days ऑफ वेजेस। ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। एम्प्लॉयर निकाल रहा है, वर्कर को हटा रहा है, तो जब ये हटा रहा है तो इसके लिए 15 दिन के वेजेस, 15 days ऑफ वेजेस जो है, 15 days ऑफ वेजेस जो है ये किसमें देगा? वर्कर रीस्किलिंग फंड में कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक भाई, आप खुद सोचो वर्कर को क्यों निकाल रहा होगा? वर्कर को इसीलिए निकाल रहा होगा ना, स्किल्स की कमी होगी, वर्कर के पास स्किल्स की कमी होगी, तब इसीलिए निकाल रहा होगा। तो हम क्या करेंगे? वर्कर रीस्किलिंग फंड से इसके ऊपर पैसा खर्च करेंगे इसी वर्कर के लिए, राइट, और इससे इसके स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो वर्कर रीस्किलिंग फंड का गठन हो रहा है जिसमें योगदान आएगा हर उस नियोक्ता से जो रिट्रेंच कर रहा है वर्कर को। हर उस वर्कर के 15 दिन के वेजेस जो हैं वो कंट्रीब्यूट करेगा वर्कर रीस्किलिंग फंड में, जिसको यूटिलाइज किया जाएगा विद इन 45 days ऑफ रिट्रेंचमेंट फॉर द सेम वर्कर। 45 दिन के अंदर अंदर इसी वर्कर के लिए इस पैसे को खर्च किया जाएगा, इसके रीस्किलिंग के लिए। ठीक है जी। और इस फंड में और जगह से भी पैसा आ सकता है। सरकार फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूट कर दे, कोई ग्रांट दे दे, अनुदान दे दे, तो वहां से भी इसमें कंट्रीब्यूशन आने के चांसेस हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स। तो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या कहता है हमारे पास? 1946 एक्ट कहता है that it applies to all the establishments employing 100 or more workers and the appropriate government may specify model standing orders
Employers will submit draft standing orders to certifying officer based on the model orders. तो एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पर 100 और उससे ज्यादा वर्कर्स हैं वहां पर वो इंडस्ट्री अपने आप ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर सबमिट करेगी. स्टैंडिंग ऑर्डर्स मैंने आपको बताया क्या है. ये ऐसे स्थायी आदेश है जो उस इंडस्ट्री की फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड है. कितने बजे इंडस्ट्री शुरू होगी, कितने बजे कौन सी शिफ्ट शुरू होती है, कहां पर कौन सा वर्कर काम करेगा, कितने देर का ब्रेक होगा, किन किन दिनों पे छुट्टी रहेगी. तो ऐसे कुछ निर्देश हैं जो कि वर्कर को पता होने चाहिए डे टू डे फंक्शनिंग में. ठीक है. सो स्टैंडिंग ऑर्डर्स जारी करने के लिए इंडस्ट्री क्या करेगी, ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स फॉर्मुलेट करेगी और इसे सर्टिफाई कराएगी सर्टिफाइंग ऑफिसर से. सो नया कानून भी यही कहता है दैट अप्लाइज टू एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ एम्प्लॉइंग 100 और मोर वर्कर्स. 100 या उससे अधिक श्रमिकों को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठानों पर यह लागू होगा. एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट विल ड्राफ्ट मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स. यहां पर ये क्या कहता है कि सरकार मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स ड्राफ्ट करेगी. एम्प्लॉयर्स चाहें तो वो क्या कर सकते हैं, इसी ड्राफ्ट को पिक करें, ट्रेड यूनियंस को कंसल्ट करें, नेगोशिएटिंग यूनियन को काउंसिल को कंसल्ट करें और इसमें कुछ अगर चाहें तो बदलाव करके जो है सबमिट कर सकते हैं सर्टिफाइंग ऑफिसर के समक्ष. अब सर्टिफाइंग ऑफिसर क्या करेगा, सर्टिफाइंग ऑफिसर इनको अप्रूव कर देगा. राइट. उसको लगता है सभी आदेश ठीक है, सभी कानूनों का पालन हो रहा है, सब कुछ ठीक है इसमें, तो इन्हें सर्टिफाइंग ऑफिसर इसको पास कर देगा. ठीक. अब स्टैंडिंग ऑर्डर्स के लिए नया कानून क्या कहता है. नया कानून सर वही कहानी करी है, 100 के बजाय थ्रेशोल्ड ले गया है 300 वर्कर्स पे, 300 वर्कर्स पे. So applicability of standing orders 2019 bill provided that all industrial establishments with 100 workers or more must prepare standing orders on matters listed in a schedule to the code. वही ना आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसे कौन से मैटर्स हैं जिस पर ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स जारी होते हैं. तो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर, कौन सा स्किल्ड है, कौन सा अनस्किल्ड है, कौन से डिपार्टमेंट में काम करेगा, क्या करेगा. राइट. दूसरा, मैनर ऑफ इन्फॉर्मिंग वर्कर्स अबाउट वर्क आवर्स, कि कौन से दिन आपको कितने घंटे काम करना है, कौन सी शिफ्ट में काम करना है. राइट. किस दिन छुट्टी है, किस दिन पे डे है, वेज रेट्स क्या हैं आज के दिन, वो सारी इंफॉर्मेशन जारी करना. टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर किसी को निकाला जा रहा है, टर्मिनेट किया जा रहा है उसका एम्प्लॉयमेंट, तो वो भी डिस्प्ले करना स्टैंडिंग ऑर्डर्स में. कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म लेके आया जा रहा है वर्कर्स के लिए, वो भी स्टैंडिंग ऑर्डर्स में ही आता है. सो 2020 बिल प्रोवाइड्स दैट दिस विल अप्लाई टू एस्टैब्लिशमेंट्स विद एटलीस्ट 300 वर्कर्स. तो नया जो 2020 का कानून है, 2020 का जो कोड है, लॉ है हमारे पास, वो कह रहा है कि 100 का प्रावधान नहीं होगा, 100 वर्कर नहीं, जहां पर भी 300 वर्कर्स हैं वहां पर ये अप्लाई होगा. ठीक है ना. नेक्स्ट कह रहा है पावर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिवाइज द थ्रेशोल्ड. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है. राइट. सो बिल प्रोवाइडेड कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक द प्रोविजंस रिलेटेड टू स्टैंडिंग ऑर्डर्स एप्लीकेबल टू एस्टैब्लिशमेंट्स विद लेस देन 100 वर्कर्स थ्रू अ नोटिफिकेशन. 100 वर्कर से कम वाली अगर कोई इंडस्ट्री है तो उस पर भी सरकार अप्लाई से कर सकती थी. 2020 का बिल कहता है ऐसी कोई जरूरत नहीं है. 2020 का जो बिल है वो कहता है कि इससे कोई जरूरत नहीं है, तो हटा देता है इस प्रोविजन को भी. फिर change in employee strength 2019 bill provided that once an establishment is covered under provisions related to standing orders, these provisions will continue even if employee strength reduces below the threshold which is 100 workers at any time thereafter. 2019 का बिल कह रहा है, क्या कह रहा है, प्रोवाइड कर रहा है कि कोई भी एस्टैब्लिशमेंट में अगर वो कवर्ड है एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स के तहत, है ना, स्टैंडिंग ऑर्डर्स इशू हो रहे हैं और उसमें वर्कर की स्ट्रेंथ 100 के नीचे गिर जाए तो ये कंटिन्यू करेंगे स्टैंडिंग ऑर्डर्स, उसे फिर भी जारी करने पड़ेंगे. 2020 का बिल कहता है ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर पहले आपके पास 320 वर्कर थे और अब आपके पास 299 वर्कर हो गए, तो आप पहले स्टैंडिंग ऑर्डर्स इशू कर रहे थे, अब इशू करने की ऐसी कोई मैंडेटरी नीड नहीं है. अब चाहें तो ना भी करें तो भी चलेगा. ठीक है. और यही क्रिटिसिज्म भी कहते हैं कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स अपने आप में ज़रूरी होते हैं ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए, और ये अलाउ करने से इंडस्ट्रीज जो है वो 299 के नंबर की तरफ ज़्यादा तेजी से भागेंगी कि कंप्लायंस बर्डन कम हो रहा है हमारे ऊपर. नेक्स्ट आता है हमारे पास बॉडीज दैट आर डीलिंग विद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स. कौन कौन सी बॉडीज डील कर रही हैं सर औद्योगिक विवादों से. तो आईडीए में हमारे पास कोर्ट ऑफ इंक्वायरी थी, लेबर कोर्ट थी, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स थे, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स थे. And these tribunals they will consist of judicial members. न्यायिक सदस्य इनके अंदर आ रहे थे. राइट.
हालांकि एक बात ये भी थी कि जो आपका नेशनल ट्राइब्यूनल था, नेशनल ट्राइब्यूनल में केवल सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ही केसेस रेफर कर सकती थी, राइट? So only appropriate government could make references to labor court or tribunal and central government only could make references to national tribunal. तो ये एक अपने आप में लिमिटेशन था कि केसेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही भेजे जाएंगे, राइट? ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही भेजे जाएंगे। लेकिन इस प्रावधान में भी बदलाव किए 2019 के ही बिल में से। 2019 का जो बिल है वो ओपन कर देता है, कहता है कि जब ये बनाई है बॉडीज आपने, लेबर कोर्ट्स, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, तो भैया आने दो, राइट? तो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स दे विल कंसिस्ट ऑफ जुडिशियल मेंबर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर ऑल्सो। तो इसमें औद्योगिक न्यायाधिकरण में आपके पास न्यायिक सदस्य तो होंगे ही होंगे पहले की तरह, साथ साथ प्रशासनिक सदस्य भी होंगे, क्योंकि जजमेंट देने से बात नहीं होती ना, उसको इंप्लीमेंट भी तो करना है। तो इंप्लीमेंट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर इज वेरी मच रिक्वायर्ड देयर, ठीक? एंड आइदर पार्टी टू अ डिस्प्यूट, कोई भी डिस्प्यूट में से कोई भी पार्टी जो है वो अप्रोच कर सकती है ट्राइब्यूनल को। However, only central government can refer a case to National Industrial Tribunal. National Industrial Tribunal NIT, National Industrial Tribunal में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही केस रेफर करेगी। इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में कोई भी पार्टी जा सकती है। बाकी इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स जो है उसमें कोई भी डिस्प्यूट में कोई भी पार्टी जो है वो जा सकती है। अगर स्पेसिफिकली NIT की बात करें, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल की, तो वहां पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही केसेस रेफर कर सकती है। सिंपल। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, किस प्रकार से विवाद का समाधान होगा। तो यहाँ पे बात करता है बाय पार्टाइट फोरा की। कहता है द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे रिक्वायर एम्प्लॉयर्स इन एस्टैब्लिशमेंट्स विद 100 और मोर वर्कर्स टू कॉन्स्टिट्यूट अ वर्क्स कमिटी। उपयुक्त सरकार कोशिश करेगी कि एम्प्लॉयर्स जो है एस्टैब्लिशमेंट जहां पर भी 100 या उससे अधिक वर्कर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर्स वहां पर वर्क्स कमिटी का गठन करें। किसका? ध्यान से सुनना, वर्क्स कमिटी। वर्क्स कमिटी क्या करेगी? ये काम की कंडीशंस को सुनिश्चित करेगी। कहीं पर अगर डिस्प्यूट होने वाला होगा तो पहले ही इसके अंदर वर्कर हैं जो पहले ही देख के बता देंगे कि सर यहाँ पर डिस्प्यूट हो सकता है, ये प्रोसेस सही नहीं लग रही, इसमें सेफ्टी के वायलेशंस हो रहे हैं, राइट? या इसमें जो है वर्कर का जो मान लीजिए ब्रेक का आवर है उसको भी आपने इनकॉर्पोरेट कर लिया वर्किंग आवर में, राइट? तो कहीं ना कहीं वर्क्स कमेटी जो है बिल्कुल निचले स्तर पे काम करेगी, बिल्कुल लोकलाइज लेवल पे काम करेगी, ठीक? काम क्या है कि वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच होने वाले समय में कॉन्फ्लिक्ट्स अगर जो हो सकते हैं या फिर कहीं पर अगर असहमति हो सकती है तो उसको सहमति में बदलाव कराना, राइट? टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज। इसके अंदर कॉम्पोजिशन क्या होगा? इसके अंदर आएंगे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स वर्कर्स के भी और एम्प्लॉयर्स के भी बराबर संख्या में, राइट? So number of representatives of workers cannot be less than the number of representative of employers. तो दोनों के बराबर बराबर सदस्य आ जाएंगे। सिंपल सी बात ये है, राइट? अगर आपके एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 लोग हैं तो एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट करने के लिए भी 4 तो कम से कम होंगे ही होंगे, ठीक है ना? Further, every establishment will also with 20 or more workers will also constitute grievance redressal committee. समस्याओं का या शिकायतों का निवारण करने के लिए समिति का गठन करेगी जहां पर भी 20 या उससे अधिक वर्कर्स हैं। एक तो हो गया डे टू डे में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना, वर्क्स कमेटी। फिर मान लीजिए कोई शिकायत आई, कोई समस्या आई, किसी ने शिकायत करी लिखित में, तो उसको भी तो सुनने के लिए कोई होना चाहिए, तो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी का गठन होगा ऐसे एस्टैब्लिशमेंट में जिसमें 20 या उससे अधिक वर्कर्स हैं। दिस कमिटी विल रिजॉल्व डिस्प्यूट्स related to grievances of individual workers on non-employment, terms of employment or conditions of service. कैसे डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करेगी? ये डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करेगी जहां पर ग्रीवेंसेस हो रहे हैं किसी भी एक इंडिविजुअल वर्कर को उसकी रोजगार की शर्तों पे या गैर रोजगार की शर्तों पे या फिर उसकी सेवा की शर्तों पे, ठीक? इसमें भी आपके पास इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे एम्प्लॉयर की तरफ से और वर्कर्स की तरफ से, up to a maximum of 10 workers, up to a maximum of 10 workers। तो टोटल आप कह सकते हो 20, इसमें 20 लोगों की एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनाई जा सकती है, मैक्सिमम 20। फिर आता है इसका आपके अंदर एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन क्या है सर? व्हाट इज द एग्जेम्पशन? ये आपको बात याद रखनी है, 2020 का कोड कहता है कि अगर
सरकार चाहे तो वो एग्जेम्पशन दे सकती है किसी भी नए इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट को या क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स को फ्रॉम प्रोविजंस ऑफ द कोड इन पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब वहां पर भी पहले भी आपके पास प्रोविजंस उसने कहा था कि सरकार नोटिफिकेशन के जरिए, अधिसूचना के जरिए जो है किसी भी इंडस्ट्री को एग्जेम्पशन ग्रांट कर सकती है। वही यहाँ पर भी कह रहा है 2020 में कि अगर सरकार चाहे तो एग्जेम्पशन ग्रांट करने की पावर रखती है। ठीक है जी। लास्टली हमारे पास आता है आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता। मध्यस्थता मध्यस्थता क्यों सर? देखिए, पहले कंसिलिएशन आ गया, फिर आर्बिट्रेशन आ गया। पहले कंसिलिएशन फिर आर्बिट्रेशन, राइट। तो डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए कई बार हो सकता है कि कंसिलिएशन की प्रोसेस से डिस्प्यूट ना रिजॉल्व हो, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो, एक चैलेंज अपने आप में, राइट। तो कोड अपने आप में अलाउ करता है औद्योगिक विवाद को कि वो रेफर किया जा सके आर्बिट्रेशन के लिए बाय द एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स इफ बोथ द पार्टीज अग्री टू डू सो। अगर दोनों पार्टीज अग्री करती हैं कि विवाद है और विवाद अब कंसिलिएशन ऑफिसर के जरिए नहीं रिजॉल्व हो रहा, मीडिएशन के जरिए नहीं रिजॉल्व हो रहा, तो फिर इसे आप आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व किया जाए, राइट। आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व किया जाए, लीगल रूप से रिजॉल्व किया जाए। सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स अपने आप में क्या क्या चीजों के अंदर आते हैं, मैंने आपको बताया ही है पहले भी। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स वर्कर के बीच में हो सकता है ना। कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ कैटेगरी ऑफ वर्कर दूसरी कैटेगरी ऑफ वर्कर से भिड़ गया, अब वर्कर भिड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो वहां पे डिस्प्यूट हो सकता है काम को लेकर। फिर एम्प्लॉय और वर्कर के बीच में हो जाए, सॉरी एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में हो जाए, नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच में, और ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉयर के बीच में हो जाए। इंडस्ट्री है सर, इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री का एम्प्लॉयर दूसरे इंडस्ट्री के एम्प्लॉयर से जो है कंपीट कर रहा है, भिड़ा हुआ है, राइट, डिस्प्यूट हो रहा है दोनों के बीच में। तो ऐसे में डिस्प्यूट को रेफर किया सकता है, डिस्प्यूट को रेफर किया सकता है आपका आर्बिट्रेशन के लिए, राइट। किस चीजों पे हो सकता है? इट कैन बी ओवर द एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंडीशंस ऑफ लेबर और डिस्प्यूट्स बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर ऑन डिस्चार्ज, डिसमिसल और रिटेंचमेंट ऑफ वर्कर। तो ये सारे जो इश्यूज हैं ये मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूं, है ना। चाहे रोजगार की शर्तें हो, सेवा की शर्तें हो, गैर रोजगार की हो, राइट। डिस्प्यूट्स हो बेस्ड ऑन डिस्चार्ज, डिसमिसल और रिटेंचमेंट ऑफ द वर्कर, ऐसे केस में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कैन बी रेफर्ड फॉर आर्बिट्रेशन आल्सो। ठीक है जी। तो इतना ही था हमारे पास आज के लिए, यहीं रुकते हैं, ठीक है। लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच, आप लोग सैटरडे को आए, सुना अपने ध्यान से। बाकी मंडे को हम कंटिन्यू करेंगे आईएलओ से, राइट। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आखिरी क्लास है, लेकिन आखिरी नहीं होगी, ठीक है। पहले बता दूं मैं आपको, टाइम लगेगा, तो कुछ क्लासेस हमारी जो पेंडिंग है वो भी लगाई जाएंगी, ठीक है। स्लॉटिंग में करवा लूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। टाइम लगता है सर, है ना, क्लासेस अरेंज करने में, मेरा टाइम स्लॉट, मेरी अवेलेबिलिटी, आपकी अवेलेबिलिटी देखने में, लेकिन वो मैं कराऊंगा, ठीक है। चलो जी, थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू गाइस बैक ऑन मंडे, टेक केयर, हैव अ ग्रेट